हाँ बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड क्लास हमारी विथ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन है असेसी की। जिस इंसान को टैक्स देना होता है या जिस इंसान की इनकम असेस की जाती है, मैं बेसिक डेफिनेशन बता, ये बुकिश लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं फिलहाल, मैं आपको मन की बात बता रहा हूं। मन से मतलब उसको क्या बोला जाता है, तो बेसिक समझने के लिए कि भैया उसको डेफिनेशन कैसे समझना। जैसे मैंने इनकम कमाई, अब मुझे टैक्स देना है, तो मैं हो गया असेसी। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किससे टैक्स लेना चाह रहा है उसको नाम दिया गया असेसी। भैया हम तेरा असेसमेंट करेंगे, तो ये तेरा यानी कौन हो गया? असेसी। कौन हो सकता है असेसी? इंसान, इंसान भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, आर्टिफिशियल जुरिस्डिकल पर्सन भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है असेसी। अच्छा, assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। यानी assessee वो होता है जिससे गवर्नमेंट को कुछ लेना है। तुमने कमाया ना, हमको भी चाहिए, तो तुम हो गए assessee। सिंपल सिंपल भाषा में, तुमने कमाया मतलब तुमको टैक्स देना निकलता है, क्योंकि हमने तो कानून बनाया ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरे देश में कानून लागू है, और वो कानून क्या कहता है? जो इंसान इनकम कमाता है उसको टैक्स भरना पड़ेगा, और टैक्स अगर आपको भरना पड़ेगा तो आप असेसी हो। चलो एक सवाल मन में आ रहा, फार्मर, किसान, कल मैंने एक चीज बोली थी, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मना किया, नहीं भैया टैक्स मतलब। तो क्या फार्मर असेसी हुआ क्या? एलाबोरेट करो, वो एक बहुत सही जवाब दिया है, एलाबोरेट कर दो सही से। एग्जैक्टली करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है तो भैया टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां क्या लिखा है? देखो बेटा, जो बोल रहा हूं वो मानना है। क्या लिखा है? मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, या तो टैक्स या कोई और सम। और सम क्या होता है भैया? टैक्स के अलावा और कुछ देता है क्या आदमी? देता है ना, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब भी तो लगते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में सब कुछ कवर किया है। बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, यहां पर्सन लिखा है, एक वर्ड, बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है पर्सन की। क्या होती है? बहुत बड़ी डेफिनेशन है। पर्सन की डेफिनेशन बाद में पढ़ाऊंगा, बस एक बार इसको नहीं क्या ऐसा अंडरलाइन कर लो। मतलब असेसी क्या है? पर्सन है। असेसी क्या है? पर्सन। अब इंग्लिश वाला पर्सन नहीं, यहां पर्सन अलग है भैया, असेसी पर्सन है। मतलब जो इंसान अगर पर्सन नहीं है तो क्या वो असेसी नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। असेसी की डेफिनेशन की शुरुआत ही है, पर्सन ही असेसी बन सकता है। तुम अगर पर्सन नहीं तो तुम असेसी भी नहीं। नहीं समझे? नहीं समझे? क्या समझे? असेसी की डेफिनेशन में लिखा है, इफ यू आर अ पर्सन, असेसी मीन्स अ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन है आगे, चलो देख ही लो। ये देखो, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 प्राणी है ना, ये पर्सन है। ये सात के अलावा 8वां कुछ लिखा है क्या? ना। तो मैं कोई ऐसा ही 8वां नाम ले लूं आपके सामने, ऐसे ही किसी का लिया, और जो ये सातों में नहीं बैठ रहा, तो क्या वो पर्सन हुआ? ना। अगर पर्सन नहीं हुआ तो ये असेसी की डेफिनेशन आगे ही नहीं बढ़ेंगी। आप देखो ना, क्योंकि असेसी की डेफिनेशन जिस ट्रेन से जा रही है वो ट्रेन पर्सन नाम की ट्रेन होनी चाहिए। अगर वो ट्रेन पर्सन नाम की ट्रेन नहीं है तो असेसी की डेफिनेशन आगे नहीं बढ़ेंगी, और असेसी की डेफिनेशन आगे नहीं बढ़ेंगी तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि इनकम टैक्स उसी पे लग सकता है अगर वो असेसी है तो। और असेसी कौन होता है? पर्सन जिससे पैसा या टैक्स लेना है। फार्मर, एग्रीकल्चर इनकम, गरीब आदमी, कुछ टैक्स लेना है उससे? ना। कहां लेना है टैक्स? फार्मर से। आपको बोल रहा हूं, फार्मर से टैक्स लेना है? अच्छा लगेगा ऐसे लेंगे बेचारे से टैक्स? क्या हुआ? हाँ, इनकम पे टैक्स लेते हैं।
हाँ अलावा नहीं, फार्मर की सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेंगे उससे? नहीं लेंगे सर। फार्मर ने शेयर किया, घोड़ा रेस में पैसे लगाए, लॉटरी लगी, तो लेंगे? हाँ हाँ, अरे वाह, तू फार्मर काय का भैया, फिर तूने इतना कमाया तो बिल्कुल टैक्स लेंगे, कोई हरकत नहीं। अब एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है, मैंने आपको कहा था, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन आएंगी तब पढ़ाऊंगा। तो फार्मर अगर सिर्फ खेती कर रहा है, तो यानी सिर्फ फार्मर इनकम, तो फार्मर से कुछ लेना मिलेगा, लेना है क्या आपको? नहीं सर, टैक्स वैक्स कहाँ लगाएंगे फार्मर पे यार, टैक्स नहीं लगाएंगे। तो क्या फार्मर एसएससी हुआ? फार्मर पर्सन हुआ? हाँ पर्सन तो तू है, लेकिन आगे डेफिनेशन पढ़ो, आगे क्या लिखा है? आगे ये लोग लिखते हैं एनी टैक्स और एनी अदर सम इज रिकवरेबल बाय पेएबल बाय हिम। मतलब एसएससी होने के लिए 3 चीजें सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहला तो तुमने पर्सन होना चाहिए, दूसरा टैक्स लेना होना चाहिए या कोई और सम अगर लेना निकलता है तो आपका असेसमेंट होगा, आपके साथ प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। इन एडिशन इट ऑल्सो इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट। ये क्या होता है? बहुत गहरा वर्ड है, ये बहुत गहराई वाली बात करती है। मतलब ये कह रहा है पर्सन ठीक है, टैक्स लेना है ठीक है, एनी अदर सम मनी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं रहे तो भी क्या उससे पैसे लिए जा सकते हैं? हाँ, मान लीजिए किसका एग्जांपल दूं? रिकी पॉइंटिंग सुना नाम? रिकी क्रिकेट वाला रिकी पॉइंटिंग ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था, या एबी डिविलियर्स, चलो अच्छा आदमी एबी डिविलियर्स। आपको पता है जब कभी कोई क्रिकेट मैच वगैरह होता है तो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े क्रिकेटर्स ब्लॉग लिखते हैं कि आज के मैच में क्या हुआ। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ब्लॉग लिखते हैं, उसमें उनको पैसे दिए जाते हैं कि भैया ये क्या कहते हैं, मतलब ये मैच कैसा हुआ, क्या हुआ। अब इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज चालू है इंडिया में, समझना बात, इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज कहाँ चालू है? इंडिया में। सारे वहां के क्रिकेटर इंडिया आए, एबी डिविलियर्स नहीं आया, वो वहीं बैठा है, आया ही नहीं वो। लेकिन हिंदुस्तान टाइम यानी टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज बड़ा न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एबी डिविलियर्स को बोला देखो भैया हमारे को तुम हर मैच के बाद अपना ओपिनियन दो और पूरा एक मस्त ब्लॉग लिख के दो, तो हम उसको न्यूज़पेपर में छापेंगे। तो ऐसे ही लिख देगा क्या वो कि कुछ देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, पैसे फुकट लिखेगा क्या? नहीं। अब पैसे किसको जाएंगे? एबी डिविलियर्स। इंडिया में है वो ना, इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है ना, इंडिया आया ना, वहीं बैठे बैठे पैसे कमाए। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट पैसे टैक्स छोड़ देंगी क्या? तुमको मिला हमको भी चाहिए, तो कैसे पकड़ेंगे उसको? यहां पे उसका एक आदमी बैठा, मान लो मैं उसका मैनेजर हूं, एबी डिविलियर्स की इंडियन इनकम का मैं मैनेजर हूं। एबी डिविलियर्स को आप टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हो, आपने उसको फोन किया, तो एबी डिविलियर्स ने कहा मेरे मैनेजर से बात कर लो, डील स्ट्राइक कर लो, मैंने उसको सब बता दिया। इतना बड़ा आदमी अपने से बात थोड़ी करेगा। तो फिर बोले ठीक है, तो आप मेरे पास आए, मैं मैनेजर हूँ, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भैया पर ब्लॉग 1 लाख रुपए हम लेंगे पर ब्लॉग। अब बोले ठीक है, ओके डन, ठीक है। तो अब ये 1 लाख रुपए वो तो मेरे को देगा, मैं डिविलियर्स के खाते में जमा कर दूंगा। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ कंट्रोल नहीं रखा टैक्स लेने का, तो एबी डिविलियर्स से फिर पूरा उसको पैसा मिलने के बाद उसको फोन करेंगे, अरे भैया वो डिविलियर्स साहब वो तुम्हारा टैक्स बन रहा है वो दे दो ना हमारे को। तो डिविलियर्स देने वाला क्या टैक्स? तो पहले जाने के पहले रोकना पड़ेगा ना। अरे विजय माल्या भाग गया, उसके पहले रोकते तो कुछ होता था, अब कुछ हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो टीडीएस का एक कंसेप्ट है, मान लीजिए टीडीएस डिडक्ट करना है। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा घपला करता हूं मैं यानी मैनेजर, मैं एबी डिविलियर्स से कहता हूँ भैया वो 30% टैक्स, नहीं 40% टैक्स है फॉरेन इनकम पे, कि वो 40% टैक्स मांग रहे इंडिया वाले, क्या आप इतना टैक्स काय को भरते? तो एबी डिविलियर्स मुझे बता हम क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया को बोलते हैं हमको 1 लाख जो है ना, पूरे 1 लाख चेक से मत दो, 50,000 चेक से दो, 50,000 कैश में दे दो, 50,000 कैश। अब कैश का किसको पता चल रहा लिया मैंने? नहीं पता चलता, लेकिन चेक पता चलता। अब क्या हो गया? इनकम कितनी दिख रही? जो 1 लाख दिखनी चाहिए थी 50 दिख रही। टैक्स कितने पे देना पड़ेगा बेटा? देना चाहिए तो 1 पे, लेकिन आपने दिया कितने पे? 50। टैक्स की क्या की?
चोरी, क्या की टैक्स की? चोरी। कंसीलमेंट की पेनल्टी लगेगी, लेकिन लगेंगी तो तब ना जब पता चलेगा। अरे मैं यहां से कुछ चोरी करके ले जाता हूं, 2 साल हो गए 3 से, किसी को पता ही नहीं चला तो मैं चोर कैसे हुआ? चोर तो तब होता है ना जब पता चलता है। सही है नहीं है कि पहले पता चल जाता? चोर तो तब साबित होंगे जब पता चलेगा। अब 1 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट को पता चला ये डिविलियर्स ने बदमाशी की थी, वो इंडिया नहीं आया अभी तक। हाँ, कैसे बदमाशी की भैया? वो तो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया के आदमी ने बता दिया, देखो वो कैश लेने आता था, वो निखिल सारडा उनका मैनेजर, 50,000 का चेक लेता था, 50,000 का कैश लेता था, ऐसा जाके डायरेक्ट टैक्स बोर्ड सीबीडीटी को कंप्लेन कर दिया। सीबीडीटी को कंप्लेन कर दिया। अब गवर्नमेंट किसको पकड़ेंगी? मैनेजर को पकड़ेंगी ना। अब मैनेजर बोलता मैं तो एसएससी नहीं हूं भैया, मैंने इनकम नहीं कमाई, मैं पर्सन भी नहीं हूं, मेरे से कुछ लेना रिकवर हो ही नहीं रहा, तुम मेरे को कैसे पकड़ सकते? जब मैं एसएससी नहीं हूं तो तुम कैसे पकड़ रहे? तू एसएससी कैसे नहीं है रे? ये देख, अगर every person in respect of whom any proceeding under this has been taken for assessment, हमने किसकी ऐसे प्रोसीडिंग स्टार्ट की? एबी डिविलियर्स की। उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मैनेजर। यहां लिखा हुआ है एवरी पर्सन who is deemed to be assessee under the provision of this act। डीम्ड वर्ड बड़ा काम का है। डीम्ड वर्ड का मतलब सुना होगा, तू मान या मत मान, हम मानेंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूं तू चोर है, तू तेरे बोलने से क्या होता है? मैं मानूंगा तू चोर है। तू जो डिफॉल्ट नहीं किया ना तूने, तू एबी डिविलियर्स का मैनेजर नहीं, तेरे बोलने से नहीं होता, मैं मानूंगा तू एसएससी है। मैं मान रहा हूं। मैं मान रहा है कौन? गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के मानने से हो जाता क्या? हाँ, गवर्नमेंट ने मान लिया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते तुम। यानी अब देखो कितना, अब सर ऊपर का फालतू पढ़ा रहे थे, मतलब गवर्नमेंट ने तो सबको एसएससी बना दिया। फिर सर सोच के देखो, ऊपर तक अगर कोई नहीं बैठा क्राइटेरिया में, हम मानेंगे तू एसएससी है, जा तू क्या कर लेगा, हम मानेंगे। क्या कर लोगे आप? जाओ। समझे नहीं समझे बेटा? समझ रहे? नहीं समझे तो पूछ लेना, मेरे से डाउट पूछने। वैसे मेरे से कोई नहीं डरता, तो डाउट डर की बात नहीं। मतलब मैं कहना चाह रहा, ये सब तो क्राइटेरिया है, पढ़ते वापस इसको अपन, ये सब क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी कोई क्राइटेरिया में नहीं बैठा तो हम मानेंगे। हमने आपको मान लिया, यू आर द चोर, डिफॉल्ट, आप असेसिन सॉरी, हम आपको डीम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि आप असेसी हो। डीमिंग फ्रिक्शन लगा दी। डीमिंग फ्रिक्शन यानी मानना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा? अरे हाँ कि ना? ठीक है बेटा, आपको समझ रहा ना? आपका नाम क्या है? हाँ वैष्णव। अरे हाँ वैष्णवी, समझ रहा ना पक्का? आप कुछ ये वहाँ नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, ये तो चलो पुराने स्टूडेंट, आप तो करो। समझ रहा ना? तीनों एक साथ बैठो एक लाइन। हाँ पूछो पूछो। नहीं मान सकते नहीं, 100 करोड़ कमाना एग्रीकल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं, टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए तो नेता लोग एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं। लेकिन अभी क्या है, एक रिटर्न के अंदर एक क्लॉज आ गया है। देखो क्या होता है, प्रैक्टिकल, ये पॉज करता हूं थोड़ा, ये सब बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वापस। ठीक है, तो एवरी पर्सन, यार 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ जी, वो कल तक हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, जरूर। मैं आपको कॉल कर दूंगा थोड़ी देर बाद, मैं कहीं बिजी हूँ सर, तो आपको कॉल कर दूंगा मैं। सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, तो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, या तो उसकी इनकम या द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। एनी अदर पर्सन या कौन हुआ था हमारा एग्जांपल में? ए बी डिविलियर्स। यानी मैं उसके लिए, उसके बिहाफ में असेसमेंट, यानी उसका चेहरा मैं हूं इंडिया में, आई एम द मैनेजर। इसके बारे में आपको डिटेल सेकेंड चैप्टर में और पढ़ने मिलेगा, कि रेसिडेंशियल स्टेटस जब हम पढ़ेंगे, डीम्ड इनकम, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है, सेकेंड चैप्टर में देखेंगे।
लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन। अरे लॉस का भी असेसमेंट होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर बिजनेस में आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो टैक्स लेंगे, लॉस कमाया तो टैक्स तो नहीं लेंगे और देंगे भी कुछ नहीं, लेकिन अगले साल जैसे मान लो 20 लाख कमाया तो पिछले बार का लॉस जो है वो सेट ऑफ करने देंगे। तो क्या इसमें बदमाशी हो सकती है? बहुत बदमाशी हो सकती है। मेरे को 20 लाख का लॉस हुआ पहले साल, दूसरे साल 20 लाख का प्रॉफिट कमाया, बता देंगे मेरा पिछले साल का लॉस है, कुछ भी टैक्स नहीं देंगे। लेकिन ये जस्टिफाई तो करो कि तुमको सही में 20 लाख का लॉस हुआ था क्या, ये साबित तो करना पड़ेगा ना। तो असेसमेंट हिसाब किताब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो उसको असेसी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? इसलिए उसको असेसी बना दिया। नहीं समझे? असेसी बनाया मतलब तू असेसमेंट के दायरे में आ जाएगा, सिंपल। आगे चले। और हाँ, अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन। किसी पर्सन को अगर डिपार्टमेंट से कुछ लेना भी है किसी भी कारण से कोई रिफंड, तो भी उसको असेसी बनाएंगे। सर ऐसा कैसे? हाँ ऐसा हो सकता क्या? बिना दिए कुछ रिफंड मिल सकता है? पूछो कैसे? पूछो 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 ना कैसे। कोई एक इंसान है मिस्टर ए नाम का, उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसका 10 करोड़ रुपए का रिफंड है, मतलब रिफंड लेना है उसको क्योंकि टैक्स ज़्यादा भर दिया, एडवांस टैक्स ज़्यादा भर दिया। क्या होता है, रिफंड इसलिए आता है बेटा कि टीडीएस और एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है इसमें। टीडीएस एडवांस टैक्स अगर ज़्यादा हो जाता है और इनकम टैक्स कम हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देती है। अब रिफंड लेना है और रिफंड लेने के पहले वो मिस्टर ए कंट्रोल डब्ल्यू हो गया, ऊपर चला गया। जा सकता है ना, कभी भी जा सकता है इंसान। अब रिफंड किसको देंगी गवर्नमेंट? उसकी बीवी को। बीवी में गई, दोनों चले गए। बच्चा तो होगा, बच्चा है लेकिन 5 साल का है, माइनर है, तो लीगल गार्जियन जो भी उसको देंगे। लेकिन लीगल गार्जियन तो रामू काका है। रामू काका ने कभी इनकम पढ़ाई नहीं की, पैसे ही नहीं कमाए, इनकम टैक्स एक्ट तो दूर की बात है। जस्ट इमेजिन। तो उसको रिफंड मिलेगा क्या? हाँ, उसको रिफंड बना देने के लिए पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा? असेसी। अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, किसको रिफंड देना है? वो रामू काका को, बच्चे को देना है ना। तो पहले उसको असेसी बनाओ, असेसी बनाओ, उसका हिसाब करो, फिर उसको पैसे दो। जिसको गवर्नमेंट से कुछ देना तो है वो तो असेसी है ही, जिसको हमको देना है ना, गवर्नमेंट को जिसको देना है वो भी असेसी है। डालो, लिख दिया ना, जो लिख दिया वो लिख दिया। समझ गया बात मेरी? ठीक है। लास्ट, एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी, डीम टू, तू है या नहीं हमको नहीं पता, हम मानेंगे तू असेसी है। हमने अगर मान लिया तू असेसी है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस, किसी भी प्रोविजन के तहत हमने मान लिया कि तू असेसी है, जा। कोई भी प्रोविजन, जनरली 142(1) में मानते हैं। ये सेक्शन कब आएगा? सीए फाइनल में, ठीक है। उसमें मानते हैं, किसी को भी नोटिस दे सकते हैं, भैया हमको तेरे पे शक है, तेरे पास कुआ है पैसों का, हमको बता। समझ रहे बेटा? यानी हमने मान लिया, असेसी बना दिया। अब बना दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एवरी पर्सन, हाँ ये भी एक है, एवरी पर्सन हु इज, देखो लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे कि नहीं कर रहे? हर जगह पर्सन 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 पर्सन, हर पॉइंट पे एक बात कॉमन है, क्या? यानी अगर पर्सन नहीं तो ये फालतू डेफिनेशन है, कोई काम की नहीं है। यदि आप पर्सन नहीं हो तो आप असेसी भी नहीं बन सकते, और असेसी नहीं बन सकते तो असेसमेंट नहीं हो सकता, टैक्स नहीं लिए जा सकता, काम खत्म। समझ आई बात? यानी अगर पर्सन है, ये सब जगह पर्सन लिखा है, पर्सन नहीं, तू है तो पूरी कायनात है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। पर्सन है तो पूरी कायनात है, पर्सन नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, जान दो फिर। तो पर्सन की डेफिनेशन बड़े काम की हो गई, मतलब, है ना? कौन है पर्सन? मैं हूं पर्सन, आप हो पर्सन, सब है पर्सन। चलिए देखते हैं कौन है पर्सन। एवरी पर्सन इज ड्यू टू असेसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ टैक्स। हर जगह पर्सन 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 लिखा, देख लो, हर पॉइंट में पर्सन, हर पॉइंट में पर्सन, हर पॉइंट में पर्सन। भैया कौन है पर्सन? मैं एक बार पर्सन की डेफिनेशन पे पहले आने वाला हूं। अच्छा, उसके पहले थोड़ा असेसमेंट बता दूं। असेसमेंट मतलब क्या होता है? हिसाब किताब करना, सीधी भाषा में हिसाब किताब। द प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ, अच्छा हिसाब किताब तुम अपने हिसाब से करोगे कि असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से करेंगे, कि जैसा इनकम टैक्स एक्ट बोलती है वैसा करेंगे? जैसा उसने बोला वैसा करना। अभी जैसे मैंने आपको कल एग्रीकल्चर इनकम का असेसमेंट बताया था, आपने बोला नहीं 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 मैं जोड़ता ही नहीं एग्रीकल्चर इनकम, कुछ टैक्स नहीं दूंगा। असेसिंग ऑफिसर बोलता नहीं नहीं मैं पूरी जोड़ूंगा, बाद में तू गवर्नमेंट से रिफंड लेता, ऐसा थोड़ी होगा। डिपार्टमेंट ने क्या प्रोसीजर बताया? इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बताया? पहले जोड़ के निकालो,
फिर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में उसको जोड़ो, फिर उसका टैक्स माइनस करो। अब जैसा बोला वैसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? दिस इज कॉल्ड एज द वे ऑफ असेसमेंट, द प्रोसीजर विच द डिपार्टमेंट हैज स्पेसिफाइड या विच द इनकम टैक्स एक्ट हैज स्पेसिफाइड। डिपार्टमेंट जब भी बोलूं तो आप समझ लेना मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा हूं या मैं सीबीडीटी कह रहा हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आई बात समझ में? कहानी समझी गया? ठीक है, अब आता हूं मैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे दोस्तों, जिस डेफिनेशन का नाम है पर्सन। ये डेफिनेशन क्या हार्ड लग रही, क्या आपको मतलब कठिन लग रही? इतने बार पर्सन नहीं सर, बहुत आसान डेफिनेशन है, बचपन में पढ़े हमने, बीसीके में पढ़ाया था। इंडिविजुअल के बारे में याद है क्या? बीसीके पढ़ाया था, किसी किसी को तो पढ़ाया होगा यहाँ पे, पढ़ाया ना? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन। कितने हो गए बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कौन है? पर्सन। यानी अगर कोई आप 8वां नया नाम पैदा कर देते हो किसी का इसके अलावा, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? ना, क्योंकि वो असेसी नहीं है। असेसी नहीं तो असेसमेंट नहीं, असेसमेंट नहीं तो टैक्स नहीं, काम ही खत्म। तू है तो पूरी कायनात, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। कम ऑन, समझ आई क्या कहानी? ठीक है, तो हम स्टार्ट करें पर्सन से। डेफिनेशन ऑफ असेसी लीड अस टू डेफिनेशन ऑफ पर्सन। दिस इज क्लोजली कनेक्टेड विद द लेटर वन, यानी असेसी और पर्सन की बहुत गहरा रिश्ता है, ये इसके बिना वो नहीं। ठीक है, देखते हैं इंडिविजुअल कौन होता है। आप बोलते सर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मैं इंडिविजुअल, ऐसा आप बोलोगे? ऐसा आप ही बोलोगे ना, लेकिन ऐसा जरूरी है क्या? नहीं नहीं, ये क्या बोल रहा है वो देख लो। इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन, दैट इज इंसान, यानी ह्यूमन बीइंग। क्या बोल बेटा? बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, सही बोल रहे। इंसान। अब जानवर ने पैसे कमाए तो नहीं डाला, जानवर को नहीं डाला। कमाए, जानवर ने पैसे कमाए। जानवर पैसे कमाते नहीं कमाते? कमाते हैं ना। अरे शो करता ना लॉयन वगैरह, जानवर पैसे नहीं कमाते स्किल से? क्यों नहीं कमाते? जानवर पैसे कमाते, तो फिर उसको उस पर टैक्स कैसे लेंगे? असेसी किसको बनाएंगे? ओनर यानी जानवर के मालिक को। समझ आई बात? वो तो हम आपको मान लेंगे असेसी, तुम जाओ ना तेल लगाने, हम मानेंगे। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, जानवर नहीं। ठीक है, दोनों आते हैं इसमें, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों आते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ माइनर। देखो कल मैंने आपको कहा था माइनर का क्या होगा। माइनर यानी 18 साल से कम उम्र वाला, उसका क्या होगा? क्या माइनर को इंडिविजुअल में लाएंगे? यस। और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ओहो, आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा, वो अनसाउंड माइंड से एग्रीमेंट नहीं करते। इनकम टैक्स वाले को नहीं समझता। पागल ने पागल हरकत करके भी पैसे कमाए तो हमको टैक्स चाहिए। तुमको मिलाना है, हमको भी चाहिए। कम ऑन। माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो, यानी पैसे कमाए, हमारा हिस्सा दे दो भैया, काम खत्म। हम तुम पागल हो कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं। समझ आई बात? नहीं तो कई बार लोग क्या करेंगे, अच्छे लोग हैं, पागल होने की एक्टिंग करेंगे। भैया मैं पागल हूँ, मैं टैक्स नहीं दे सकता। ये इसलिए लिखना पड़ता है यहाँ पे सब। ए भैया तू अनसाउंड माइंड हो, कुछ भी हो, हमको असेसी है। तू पर्सन है, पर्सन है तो असेसी है, असेसी है तो तेरे पे असेसमेंट होगा, असेसमेंट होगा तो टैक्स लगेगा। काम खत्म। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहा तो बोल दो, मेरे पेट पे लात मारोगे आप लोग। समझ रहा ना? अरे तो आते ना, आगे आ रहा ना यार, रुको तो सही। लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिखा है ना, माइनर के पेरेंट्स देंगे ना। लेकिन मैंने ये भी बोला था, माइनर अगर खुद के दिमाग टैलेंट से ले रहा है तो उससे टैक्स लिया जाएगा, देंगे पेरेंट्स। आप ये क्या सोच रहे कि माइनर ने टैक्स नहीं दिया तो जेल में बंद कर देंगे बेचारे को? नहीं, पेरेंट्स की बजाएंगे, उसको नहीं बजाएंगे। समझ आई बात? ठीक है, वो आगे माइनर का पूरा कंसेप्ट आने वाला है, अभी छोड़ो। अभी सिर्फ ये समझो कि मैं पर्सन कौन है। मतलब ये कि इनकम टैक्स एक समुंदर है। आप ये समझो कि अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, अभी मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ पर्सन की। पर्सन कौन है सिर्फ उतना ही समझो। अभी आप बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे हो इनकम टैक्स के, नर्सरी वाले हो, नर्सरी भी नहीं, प्री नर्सरी वाले हो आप। समझ गए? और आप सीधा 10th की बात कर रहे हैं। हाँ बोलो। उससे लेंगे फिर, कोई तो होगा उसको रखने वाला या उसका मैनेजर, तो उससे लेंगे। फिर लेंगे उसको असेसी वो बना देंगे, डीम्ड असेसी उसको मानेंगे। गवर्नमेंट जब चाहे जहां चाहे किसी को भी डीम्ड असेसी बना सकती है, ये अभी डेफिनेशन में देखा। और डीम्ड असेसी बना, माइनर पर्सन तो है ना,
तो डीम्ड एसएससी बना सकते ना, बना दिया तो टैक्स देना पड़ेगा ना, वो आखिरी में कुछ मिलेगा नहीं तो गवर्नमेंट डीमिंग फ्रिक्शन लगा देती, जैसे केस हार जाए तो गवर्नमेंट लॉ बदल देती, वैसे हो गया डीमिंग फ्रिक्शन लगा देंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस पूछा आपने, है ना, कोहिनूर कैसा रेयर है वैसा रेयर सवाल पूछ लिया, लेकिन डीमिंग फ्रिक्शन आ जाएगा फिर। हाँ, बट द असेसमेंट इन केस मे बी मेड, देखो लिखा है माइनर है या अनसाउंड माइंड पर्सन है ना, तो असेसमेंट क्या कर सकते हैं, या तो गार्जियन पे या उसके मैनेजर पे, माइनर का मैनेजर हो, या और ल्यूनाटिक हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज इनकम, ल्यूनाटिक मतलब वारिस, वारिस जिसको मिलने वाला है, जिसके हाथ में पैसा आने वाला है, उसके उससे वसूलेंगे। इन केस ऑफ डिसीज्ड पर्सन, अगर कोई मर जाता है तो असेसमेंट वुड बी मेड ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चाहे उसकी वाइफ हो चाहे उसका बच्चा हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई तो रहेगा ना, भाई तेरे मरने के बाद वारिस कौन, तो जिसके हाथ में इनकम जाएंगी, जिसके हाथ में प्रॉपर्टी जाएंगी, गवर्नमेंट उसके पास आके खड़ी हो जाएंगी, भैया हमारा हिसाब करो फिर आगे बढ़ो। सीधी बात, जिसके पास पैसा रहेगा उसके पास जाना पड़ेगा ना, क्या समझ आया है कहानी। अब नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है ये आपको पता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इनकम टैक्स में एचयूएफ को सेपरेट लीगल एंटिटी माना है। आपको ये पता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, चीख चीख के पढ़ाए होंगे आप लोगों ने लॉ में। एचयूएफ को भी इनकम टैक्स ने माना है कि एक अलग इंसान है, ही इज अ सेपरेट पर्सन। दिखता है एचयूएफ कहाँ है, नहीं दिखता, नहीं दिसत नहीं, बट ही इज अ सेपरेट, ही शी जो भी हो इज अ सेपरेट पर्सन। एचयूएफ इज रिगार्डेड एज सेपरेट एंटिटी। तो सर उसको सेपरेट जो बेसिक सेपरेट एग्जेम्पशन वगैरह सब मिलेगा, हाँ, तो नाइंसाफी होगी, फिर मुस्लिम को तो नहीं मिल सकता। मालूम है आप लोगों को, मुस्लिम से शादी ज्यादा कर सकते ना बेटा, एक दो तीन, मतलब लीगली अलाउड। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक ही वाइफ अलाउड है, मुस्लिम्स में आप 2 वाइफ कर सकते हो, 3 वाइफ अलाउड है उनके धर्म के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, फिर जो 1-2 तो फिर उसको तो मिल गया ना, 2.5 लाख एक वाइफ का, 2.5 लाख दूसरे वाइफ का, 2.5 लाख तीसरे वाइफ का, बेसिक एग्जेम्पन। ये जो बेसिक एग्जेम्पन का कंसेप्ट है ये 2 दिन बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम उस पर आने वाले हैं, ठीक है ना, उसकी बात बाद में करूंगा। तो एचयूएफ को क्या माना गया है, क्या एंटिटी, और साथ ही साथ उसको किसकी डेफिनेशन में एचयूएफ, पर्सन, पर्सन माना तो आगे इनकम टैक्स पेएबल बाय एचयूएफ। क्या एचयूएफ की डेफिनेशन है इनकम टैक्स में, ना। एचयूएफ क्या होता है, पर्सन यानी एचयूएफ होता है, ये तो लिखा है, लेकिन एचयूएफ म्हणजे क्या है, एचयूएफ मतलब क्या, ये लिखा है क्या, ना ये नहीं लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा है। तो कहां से आई डेफिनेशन, ये आती है हिंदू लॉ के हिसाब से, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो हिंदू लॉ है, बुक है उसकी पूरी, एक्ट है ये, उसमें जो डेफिनेशन लिखी है वो इनकम टैक्स मान लेता है, ठीक है, वो जो उसमें लिखी है ना भैया वही हम मानेंगे, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल लीनियरली डिसेंडेंट कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड डॉटर। मैंने बताया था एचयूएफ के कंसेप्ट में वाइफ आती है, डॉटर आती है, बहू आती क्या, देखो सिर्फ वाइफ और डॉटर लिखा है, डॉटर इन लॉ नहीं लिखा। वैसे सन इन लॉ भी उधर एचयूएफ, सन इन लॉ यानी दामाद, दामाद भी एचयूएफ नहीं बनता। अरे मालूम है क्या, उन उसका आपकी वाइफ का, अगर आपकी तो वाइफ है नहीं, मेरी वाइफ का अगर पेरेंट्स है तो उनके एचयूएफ का मैं मेंबर नहीं हूँ। वैसे ही मेरे पापा का जो एचयूएफ उसमें मेरी वाइफ मेंबर नहीं है, क्योंकि शी इज डॉटर इन लॉ एंड आई एम सन इन लॉ। तो यार डॉटर सन इन लॉ को नहीं बनाते, मेल मेंबर्स तो रहते ही है नो डाउट, लेकिन डॉटर इन लॉ सन इन लॉ वगैरह इन लॉ वाला काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एचयूएफ के मेंबर्स नहीं रहते हैं। अब ये सब एचयूएफ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये सब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एचयूएफ के बारे में आपको मैं ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ चुके, वैसे भी नहीं भी पढ़े तो यहाँ एचयूएफ के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको इतना समझना है कि एचयूएफ इज अ सेपरेट एंटिटी एंड इट इज रिगार्डेड एज पर्सन इज इन इनकम टैक्स एक्ट, और पर्सन है तो आगे की कायनात आपको पता है क्या होने वाला। अवंतिका समझ में आ रहा बेटा, पक्का आ रहा, आगे चलूँ। कंपनी तो आपको बहुत अच्छे से पता है, कंपनी क्या होती, अरे कंपनी क्या होती वो तो मेरे को ही पता है, कंपनी का मतलब क्या, पर्सन, वो तो वो भी पता है मेरे को, पर्सन एकदम सही। जो भी चीज इनकॉर्पोरेट, कंपनी वो है जो भारतीय कंपनीज अधिनियम के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, समझा, हाँ हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है।
एन इंडियन कंपनी, अच्छा कंपनी भी दो तरह की रहती है बेटा, ये देखो, एक होती है डोमेस्टिक देशी और एक होती है फॉरेन विदेशी। अरे देशी विदेशी दो कंपनी रहती ना यार, ऐसे देख रहे यार तुम ऋषिकेश। अच्छा डोमेस्टिक में भी दो, देखो डोमेस्टिक, देखो क्लास ऑफ कंपनी दो, फॉर डोमेस्टिक फॉरेन। डोमेस्टिक में भी दो, कौन? इंडियन कंपनी, दूसरा देखना, दूसरी इंडियन नहीं है लेकिन डोमेस्टिक है, कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। इस पे थोड़ी देर बाद आता हूं, थोड़ा कंसेप्ट अलग है। फॉरेन कंपनी क्या होती है? जो डोमेस्टिक नहीं है, जो सगा नहीं है वो सौतेला है, सिंपल, तीसरा कोई वर्ड ही नहीं है ना, जो सगा नहीं वो सौतेला। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बड़ी आसान दे दी इन लोगों ने, क्या दे दी भैया, अगर तू डोमेस्टिक है क्या नहीं है तो तू फॉरेन है, डोमेस्टिक है नहीं फॉरेन, नहीं तो फॉरेन, सिंपल। और डोमेस्टिक क्या होती है? दो, एक इंडियन कंपनी। तो भैया इंडियन कंपनी क्या होती है? डिफाइंड इन सेक्शन 226, यानी जो आपने बोला रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। या फिर आगे देखता हूं, इस पे आ रहा हूं, आप 2 मिनट रुक जाना। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, दैट इज एनी फॉरेन कंपनी। यानी कंपनी की डेफिनेशन में इंडियन कंपनी भी आती है बच्चों और फॉरेन कंपनी भी आती है, जो यहाँ के लॉ में नहीं, बाहर के लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है। कंपनी तो है ना, यूएस है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक है क्या? इंडियन नहीं। एप्पल इंडिया लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी, दोनों अलग अलग कंपनी है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन और एप्पल इंडिया लिमिटेड, मालूम है आपको ये चीज? सैमसंग इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंपनी, सैमसंग इंडिया लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी। सैमसंग इंडिया लिमिटेड को फॉरेन कंपनी मानेंगे क्या? ना। सैमसंग इनकॉर्पोरेशन का डोमेस्टिक मानेंगे क्या? ना। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सैमसंग इनकॉर्पोरेशन और सैमसंग इंडिया लिमिटेड आपस में लेना देना हो सकता है क्या? था, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक सवाल का और जवाब देना, आपने सैमसंग इनकॉर्पोरेशन के शेयर्स खरीदे, खरीद सकते हो? क्यों नहीं खरीद सकते? डॉ जोन्स वहां का स्टॉक एक्सचेंज है, नास्डैक डॉ जोन्स जो भी है वही है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE, ले लिया वहां जाके, यहीं बैठे बैठे मैंने शेयर्स ले लिए, डिविडेंड आएगा? डिविडेंड दिया सैमसंग इनकॉर्पोरेशन ने, वो डिविडेंड का क्या? हाँ, टैक्स तो लगेगा। तुम भारत में बैठे हो, कहीं से भी डिविडेंड लाया, तुमको मिला, हमको भी चाहिए। लेकिन अब बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ और कहने जा रहा हूं। सैमसंग इनकॉर्पोरेशन का कोई सब्सिडरी नहीं है इंडिया में, ऐसा अज्यूम करिए थोड़ी देर के लिए, मतलब उनकी कोई ब्रांच नहीं, कोई सब्सिडरी नहीं, और सैमसंग इंडिया लिमिटेड नाम की कोई कंपनी नहीं है, ऐसा अज्यूम करो। और ऐसे आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं। तो कंपनी क्या करती है? इंडिया में डिविडेंड देने का कुछ अरेंजमेंट करती है, भैया डिविडेंड बांटो, शेयर होल्डर है तो, या इंडिया में एक बैंक अकाउंट खोलती है, उसमें फंड्स ट्रांसफर करती है, फिर वो फंड से आप सबको डिविडेंड जाता है। उसको क्या मानेंगे? फॉरेन कंपनी मानू? ये गाड़ी डोमेस्टिक में सेकंड वाला दिख रहा ना आपको, कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। आगे की लाइन, अभी तक तो उतनी लाइन पढ़ी, आगे की लाइन देखो, आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। सैमसंग इनकॉर्पोरेशन की कोई सब्सिडरी नहीं है, सैमसंग इंडिया लिमिटेड नहीं है, लेकिन सैमसंग इनकॉर्पोरेशन यहां पे कोई बिजनेस करती है। मान लो एप्पल इनकॉर्पोरेशन तो करती है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन यहां आईफोन आईपैड ये सब बेचती है, आपके पास शेयर्स है एप्पल इनकॉर्पोरेशन के। एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने यहां पैसे कमाए, कौन सी इनकम हुई है? अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस से, एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने यूएसए में लैपटॉप या आईफोन बेचा तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देंगे क्या? पागल समझ रहे क्या हमारे को? ऐसा बोलेंगे वो लोग, हम काहे को आपको टैक्स दे भाई। लेकिन वही एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने यहां आईफोन आईपैड बेचा
तो टैक्स किसको देना पड़ेगा? मोदी जी को टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, छोड़ के थोड़ी देने वाले हम। कंपनी कौन सी कंपनी है वो? फॉरेन। इंडियन सब्सिडरी है ना, कोई इंडियन कंपनी नहीं है वो। देखो बेटा, डोमेस्टिक और इंडियन में फर्क होता है, पहले समझ लो। जो आपने डेफिनेशन बोली वो इंडियन कंपनी की डेफिनेशन है, डोमेस्टिक की डेफिनेशन नहीं शायद तक। आपने भी डेफिनेशन बोली ना, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन इनकम इंडियन कंपनीज एक्ट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडियन कंपनी। डोमेस्टिक थोड़ी बोला। अरे हाँ की ना, डोमेस्टिक थोड़ी है वो, इंडियन है। ये देखो वो इंडियन है। और ऐसी कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेशन के आपके पास शेयर्स है और यहाँ आईफोन बेच के 100 करोड़ रुपए कमाए, तो यहाँ 100 करोड़ में से भारत सरकार को टैक्स भी देंगे और आप जो शेयर होल्डर हो उस इनकम से आपको डिविडेंड दे रहे हैं। नहीं समझे? आईफोन इंडिया में बेचा, उस इनकम से आपको डिविडेंड दे रहे हैं। वो अरेंजमेंट किया कि इंडियन इनकम, ऐसी इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, और उस इनकम से अरेंजमेंट कर रहे हैं आपको डिविडेंड देने का, तो उसको कहां डाले? इस कंपनी में कि इस कंपनी में? वो जाएगा डोमेस्टिक में। वो इंडियन नहीं है। एवरी इंडियन कंपनी इज डोमेस्टिक कंपनी, बट एवरी डोमेस्टिक कंपनी इज नॉट इंडियन कंपनी। समझे क्या बात? नहीं समझे तो बताओ। नहीं समझे? क्या समझे? एवरी डोमेस्टिक कंपनी इज इंडियन कंपनी, एवरी इंडियन कंपनी इज डोमेस्टिक कंपनी, एवरी डोमेस्टिक इज नॉट इंडियन कंपनी। यानी जो सेकंड वाला है ना, ये इंडियन नहीं है बट डोमेस्टिक है। समझा कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ समझा? सर काय को इतना बड़बड़ कर रहा है कि एग्जाम में आ सकता क्या? नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन ये बेस है, जिंदगी भर काम में है, जिंदगी भर। नहीं तो कोई भी आपको टैक्स का दूसरा बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। मेरे सर ने तो ऐसा बताया, आप उसको बता रहे, मेरे सर ने ऐसा बताया जा। ठीक है, चलो जाने दो। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। अरेंजमेंट नहीं किया, हाँ ना, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल इनकम है कि नहीं, पहले वो देखना पड़ेगा। अगर इंडिया में टैक्स है ना, इंडिया में बिजनेस ही नहीं मान लो एप्पल इनकॉर्पोरेशन, हाँ तो फिर वो फॉरेन कंपनी है। मतलब आपको इनकम टैक्सेबल होंगी, फॉरेन कंपनी से आपको इनकम मिली उस हिसाब से टैक्सेबल होंगे। और एक चीज समझ लेना, अगर यूएसए से, अब मान लो वो कंपनी यूएसए की है, अगर उससे अपना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ये फाइनल लेवल की बात सवाल पूछ रहे हो आप, 2 दिन से देख रहा हो बहुत आगे जा रहे हैं, तो समझना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के एग्रीमेंट के तहत अगर यूएसए में टैक्स डिडक्ट हो गया है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं ले सकती। और मान लो अगर यूएसए में वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है तो इंडिया वाले ले लेंगे, भैया जल्दी दे दे हमारे को, वहां टैक्स भरा गया, तूने नहीं भरा ना तो हमको चाहिए। हाँ, और कुछ पूछ रहे थे? समझ गए? ये फाइनल लेवल का सवाल होगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। 90 कुछ कंट्रीज के साथ है हमारा एग्रीमेंट, 90 से ज़्यादा ही है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि स्विस बैंक वगैरह के साथ नहीं है, जो स्विट्जरलैंड वगैरह के साथ नहीं है। हाँ एक बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं? तुमको मिला ना, अरे तुम्हारे फॉरेन अकाउंट में हुआ तो क्या हुआ, पैसा मिला ना, तुम हिंदुस्तान के हो ना, हिंदुस्तान के हो ना, पैसा मिला ना, कमाया ना, बस आगे ये पता है कब आएगा सेकंड चैप्टर में। दिखाऊं ट्रेलर, दिखाऊं आपको थोड़ा सा, अब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी, दूर तक जाएंगी। रुको अब दिखाई देता, ये देखो, ये देखो। आप तो इतनी सी बात कर रहे जी, मैं तो इससे खतरनाक कराने वाला हूँ आपको। ये देखो जरा एक बार पढ़ लेना भला। अरे एकदम जर्मनी में मिलेगा, 40,000 इंडिया में मिले, दिल्ली से कंट्रोल कर रहा था, 70 मिले, लेकिन 40 इंडिया में बचे वहां। सिर्फ इतना आड़ा टेढ़ा लेंगे अपन तो। अभी तो देखो एक ही क्वेश्चन है, 8वां, ऐसे और पहले 7 है, उसके बाद और है, पूरा पक्का हो जाएगा आपका, चिंता क्यों करते हो? ये तो देखो ना, बिजनेस मुंबई में मैनेज लंदन से किया, उसका क्या? आप तो बहुत इजी सवाल पूछ रहे हो। ये देखो, अब ये देखो इधर, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम, फॉरेन में थी, छुपा ली थी 10 साल पहले की, और आज पता चला तो क्या होगा? नहीं 60 नहीं जाएगा, उसका थोड़ा हिसाब अलग है। देखते ना क्यों चिंता करते? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं ये कहा, लेना देना नहीं कहा मैंने।
हाँ, जिस कंट्री के साथ अपना डबल टैक्सेशन ऑर्डिनेंस एग्रीमेंट नहीं है, जैसे पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो तुमने पाकिस्तान से कमाए तो पाकिस्तान वाले तो लेंगे ही लेंगे, हमको नहीं पता, हमको तो चाहिए, तुमको मिला ना हमको भी चाहिए, अरे वहां दिया ना वहां दिया, उससे नहीं पता। एग्रीमेंट है क्या हमारा? नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो फिर हम नहीं मानते, एग्रीमेंट नहीं है तो हम नहीं मानते, एग्रीमेंट है तो हम मानेंगे। 90 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ है और उससे ज़्यादा इनकम होती भी नहीं। इस टाइप के केसेस थोड़े रेयर रहते हैं, ऐसा नहीं रहते, कुछ भी हो सकता है, इंडिया है भी है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। एनीथिंग एल्स? मज़ा आ रहा क्या आप लोगों को? ये बताओ, कुछ नया ऐसा समझने मिल रहा सर, ऐसा मज़ा आ रहा, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, कहाँ गए अपन? हाँ ठीक है, कंपनी हो गया। वैसे मैंने यहाँ इंडियन कंपनी की डेफिनेशन लिख कर दी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने ऐसा भगवान भरोसे नहीं छोड़ा। देखिए डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी, यह सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जरा आगे पढ़ता हूँ। इन एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी विच इज असेसेबल और वॉज असेस्ड यानी पहले एज अ कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1960। अच्छा हाँ, ये पुरानी इनकम टैक्स एक्ट है। और फॉर एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और बिफोर 1970 अंडर प्रेजेंट एक्ट। मतलब ये एक्चुअली बहुत पुराना क्लॉज है। 1992 में जब पहली इंडियन इनकम टैक्स एक्ट आई थी, 1922 में सॉरी, तब अगर आप असेसी थे, तब अगर आप कंपनी थे, आज नहीं हो, या फिर आप ये जो 1/4/1970 के पहले 1961 में दूसरी इनकम टैक्स एक्ट आई थी और यहाँ तक 1970 तक, तब भी अगर आप असेसी थे तो भी आपको कंपनी मान लिया, तब अगर आप कंपनी थे तो आपको कंपनी मान लिया जाएगा। फिलहाल इस क्लॉज का कोई रेलेवेंस नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि ये 50 साल पहले की बात हो चुकी है, आज ये सब एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है। इसके बाद एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी विच इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इन इंडियन नॉन इंडियन, देखो समझो, ऐसा इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन या बॉडी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, यानी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है, हमको मतलब नहीं है, या इंडियन है कि नॉन इंडियन है, कोई लेना देना नहीं, विच इज डिक्लेयर्ड बाय, डिक्लेयर यानी घोषित कर दिया, इन जनरल और स्पेशल ऑर्डर of CBDT to be company for such assessment year as may be specified under CBDT order। समझना जरा मेरी बात। अभी मैंने बताया था असेसी नहीं हो चाहे तो भी हम मानेंगे कि तू असेसी है, वैसे ही यहाँ CBDT मानेगा कि आप कंपनी हो। मैं कंपनी नहीं हूं ना, मेरी कोई कंपनी है, सच्ची में नहीं है, लेकिन CBDT को ऐसा लगता है कि नहीं हम तेरे को कंपनी बना के छोड़ेंगे। तो क्या वो बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। मतलब हम मान रहे हैं, CBDT ने स्पेसिफाई किया, और वो भी हर साल मानेंगे क्या? नहीं, CBDT चाहे तो 1 साल आपको कंपनी मानेगा, अगले साल नहीं मानेगा। सर ऐसा उनके बाप का राज है? हाँ उनके बाप का राज है, बिल्कुल है। मतलब सर ऐसा, मैं तो एक इंसान ही हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने कभी कंपनी बनाई नहीं, 1 साल मुझे कंपनी मान रहे हैं, 1 साल बोल रहे हैं तू कंपनी नहीं है, ऐसा होता क्या? हाँ ऐसा कर सकते हैं, लिखा है यहाँ पे। CBDT स्पेशल ऑर्डर भी पास कर सकता है, CBDT जनरल ऑर्डर भी पास कर सकता है, चाहे आप इनकॉर्पोरेटेड हो, आप इंस्टीट्यूशन हो, आप बॉडी हो, आप इंडियन हो या आप नॉन इंडियन हो, आप कोई भी हो साहब, हमको मतलब नहीं। अगर हमने स्पेशल ऑर्डर पास कर दिया ना तो आप कंपनी हो। और ऐसा नहीं हम कितने भी साल चाहे आपको कंपनी बना सकते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस साल कंपनी इस साल नहीं, इस साल कंपनी इस साल नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। लिखा है यहाँ फॉर सच असेसमेंट ईयर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, स्पेसिफाई करेंगे कि इस साल कंपनी है तो इस साल कंपनी नहीं है। क्यों? अरे वो तो क्यों सीए फाइनल में पढ़ेंगे। ऐसा होता है, बदमाशी होती कई बार क्या करते हैं, चलो बात निकली तो दूर तक ले जाता हूं। 1 साल कंपनी, जैसे मतलब मान लो कंपनी बनाई, कंपनी बनाने में फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ा, ठीक है, दे दिया। दूसरे साल ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो रहे थे जो कंपनीज एक्ट के अंदर कोई तो भी इनकम ऐसी आने वाली थी मुझे, जिसमें कंपनीज, अगर मैं कंपनी हूं तो मुझे ज्यादा टैक्स लगता। तो मैंने क्या किया, अपनी कंपनी को डीरजिस्टर कर लिया और वो साल भर बस तो 2 साल बिजनेस किया, इनकम ली, फ्लैट टैक्स दिया, ये सब आगे समझोगे, और फिर बाद में वापस कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। ऐसा भी तो हो सकता। तो गवर्नमेंट देखेंगी भैया पहले तू कंपनी था,
अब तूने 2 साल कंपनी क्यों छोड़ दी, मतलब कंपनी क्यों बंद की? तो गवर्नमेंट अगर गहराई में जाएंगी तो बंद नहीं की थी, जो इनकम आ रही थी ना टैक्स बचाने के लिए मैंने टैक्स प्लानिंग कर ली और कंपनी से हटके मैं इंडिविजुअल बन गया, फिर 2 साल बाद में वापस कंपनी बन गया। अब सीबीडीटी को ये पता चल गया कि आपका इंटेंशन क्या था, टैक्स चोरी करना, टैक्स इवेजन वाज योर इंटेंशन, मतलब हम स्पेशल ऑर्डर पास करके उस 2 साल के लिए तेरे को वापस कंपनी बना देंगे और कंपनी के रूल्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्सेशन कंपनी को। ऐसा 2 साल 1 साल जितनी मर्जी आगे पीछे जो कुछ भी चाहे कर सकते, समझ में? जो चोरी करते हैं उनके लिए रहता है सब कुछ, ऐसा लिखना पड़ता है, क्या करें, लोग बहुत बदमाश है। टैक्स बचाने को तो फिर गवर्नमेंट को भी लिखना पड़ता है, समझ आया क्या? अरे हाँ बोलो ना बोलो। डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, इंडियन कंपनी क्या होता है, इसके चक्कर में मैं जाऊंगा नहीं, डेफिनेशन है, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। फॉरेन कंपनी का पता है आपको डेफिनेशन क्या होती है, कंपनी विच इज नॉट इंडियन, नहीं बोलना इंडियन नहीं बोलना, कंपनी विच इज नॉट इंडियन इज फॉरेन ना, वो इंसान रहता, ये इंसान इंडियन नहीं है मतलब ये फॉरेनर है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान से आएगा तो मेरे इसकी 11th-12th की क्लास में एक लड़की थी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान, अभी उसका घर है वहाँ, अनुषा थी ना, अनुषा, वो पाकिस्तान वाली है, मालूम है आपको? आपको क्या पता, उसको पता है, तो वो पाकिस्तान से है यहाँ पढ़ने के लिए, अभी भी कई बार पाकिस्तान जाती है वो, सही में। चलिए, जब भी इंटर में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था तो पाकिस्तान का जिक्र कई बार आता था, सब उसको देख के हंसते रख जाते। आता ही है पाकिस्तान का वो फ्रेंडली नेशन, अनफ्रेंडली नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसमें कई बार पाकिस्तान का, अब झगड़ा किसी से बताना है तो पाकिस्तान से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो उसके ऊपर सब हंसते थे। चलो जाने तो, जैसा भी है। हाँ, तो इंडियन कंपनी की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, और फॉरेन कंपनी क्या है, कंपनी विच इज नॉट डोमेस्टिक कंपनी। वेरी गुड। फर्म का मतलब आपको पता है मेरे ख्याल से, फर्म एक बार देखता हूं फिर भी, एज डिफाइंड अंडर पार्टनरशिप एक्ट और साथ ही साथ एज डिफाइंड अंडर एलएलपी है। फर्म समझता है आपको फर्म क्या होती है भैया? पार्टनरशिप एक्ट ने जो डेफिनेशन बोल दिया वो भी हम मानेंगे इनकम टैक्स वाले। एलएलपी, आजकल एक नया एलएलपी भी आ गया तो ये नया ऐड कर दिया, एलएलपी ने भी जो बोला फर्म, हम उसको भी फर्म मानेंगे, यानी XYZ एंड कंपनी भी पार्टनरशिप फर्म है, भी फर्म है सॉरी, और XYZ एलएलपी भी फर्म है। समझ आया ये बात बेटा आपको? हाँ समझ आ रहा ना? आप भी ठीक है मेरे स्टूडेंट फाउंडेशन में? नहीं आप नहीं थे। अब कहाँ से हो? नागपुर से हो? तब डायरेक्ट एंट्री वाले, मेहनत ज़्यादा, थोड़ा ध्यान रखना, मेहनत ज़्यादा लगती है डायरेक्ट एंट्री वालों को, मेहनत ज़्यादा लगती है। ऐसा नहीं ये लोग ज़्यादा होशियार है, इनको कोई बहुत ज़्यादा अकल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत की आदत थोड़ी छूट जाती है बीकॉम के कारण, भाई थोड़ा आराम से करने की आदत रहती है बीकॉम वालों को, इसलिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, फर्म तो हो गया। बाकी आपको मालूम है माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट में ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें पार्टनरशिप कानून के तहत मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा। हाँ, अब मैं 3 चीज और पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, 3 नहीं 4 चीजें। अरे कितने पर्सन देख लिए अपन ने अभी तक? बहुत सारे। कहाँ देखे? 7 ही तो पर्सन है, 7 ही तो पर्सन है, 7 के अलावा कौन है? 7 में क्या देखा? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, 3 देख लिए, फर्म, हाँ सॉरी 4 देख लिए। अब मैं देख रहा हूं AOP BOI, AOP BOI को जनरली एक साथ लिखा जाता है, AOP BOI। दूसरा लोकल अथॉरिटी, और उसके बाद बचता है आर्टिफिशियल जुरिस्डिकल पर्सन। लोकल अथॉरिटी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, नागपुर महानगर पालिका क्या है ये? समझते क्या? महानगर पालिका NMC लोकल अथॉरिटी है। आर्टिफिशियल जुरिस्डिकल पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन, यानी दिख नहीं रहा है पर्सन, भगवान, आइडल, डाइटी बोलते हैं ना भगवान को, मूर्ति। ये मूर्ति पैसा कमा रही है, कमाती कि नहीं कमाती मूर्ति पैसा? अरे वाह, सामने पेटी डालते ही ना आप लोग, डालते नहीं डालते? मूर्ति पैसा कमाती नहीं कमाती? टैक्स लेंगे उससे। और पर्सन की डेफिनेशन में भी है पैसा भी कमा रहा, तुमको मिला ना? बोलो क्या हुआ? क्यों दंगे होंगे भाई? नहीं, इसमें फिर क्या होता है, बचने का एक रास्ता है। मैंने आपको बोला था सेक्शन 11, 12, 13 जो CA फाइनल में पढ़ोगे, ये पैसा तो हम तुमसे लेंगे भैया, लेकिन एक रास्ता है बचने का। मतलब तुमको असेसिंग, मतलब तुम पर्सन तो हो,
हमने डाल दिया, लेकिन पर्सन हो इसका मतलब टैक्स लेना ये जरूरी थोड़ी है, असेसमेंट होगा। लेकिन एक रास्ता डाला, अगर तुम ट्रस्ट बनाते हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, तो उसके प्रोविजन फिर अलग हो जाएंगे, सेक्शन 11, 12, 13। आपने देखा, सुनो ना, बोलने दो, जितने भी मंदिर है उन सबकी कोई ना कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रहती है। वो काहे के लिए पता है? टैक्स बचाने के लिए। ये रास्ता है। मतलब दंगे एक हो सकते थे, लेकिन भैया तुम ट्रस्ट बना लो ना, ले ना, बचो ना, मना क्या किया हमने, रास्ता दिया ना आपको ट्रस्ट। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। अब वो ठीक है, बात निकली है तो दूर तक ले जाता हूँ, थोड़ी सुन लो। अब आप बात निकली है तो वो सेक्शन जो मतलब जब आप फाइनल में आओगे तब पढ़ोगे, उसके अंदर एक रूल है, जितना भी आपको डोनेशन है उसको एनोनिमस डोनेशन बोलते हैं। दान पेटी में कौन डाल के जा रहा नहीं पता, एक एक को मॉनिटर करते रहेंगे किसने दिया किसने नहीं। अरे भाई जो आ गए दान पेटी में, मॉनिटर थोड़ी करूंगा। उसको एनोनिमस डोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोनिमस। आई डोंट नो हु हैज गिवन दैट डोनेशन। ठीक है, अब उसके अंदर होता यह है कि उस एनोनिमस डोनेशन का 85% पैसा आपको चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा करना पड़ता है हर साल। राम मंदिर ट्रस्ट पैसा ले ही रहे लोगों से, एनोनिमस डोनेशन है, कोई नाम बता रहा है कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, आपको पैसा चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा करना पड़ेगा। चैरिटेबल पर्पस की एक डेफिनेशन है पूरी, भैया ये भी चैरिटी है, ये भी चैरिटी है, लंगर लगाया चैरिटी, बाढ़ पीड़ितों की मदद की चैरिटी, ये किया, वो चैरिटी की एक डेफिनेशन है। या आपके मंदिर के डेवलपमेंट के लिए, आपके धर्म के डेवलपमेंट के लिए, आपके धर्म के प्रचार के लिए। मुस्लिम हो तो मुस्लिम प्रचार करो, हिंदू हो तो हिंदू प्रचार करो, उसमें आप पैसा यूज कर सकते हैं। 85% वहां पैसा खर्चा करो, 15% तो भैया रोज के खर्चे वगैरह उनको भी कुछ सरप्लस तो रखना पड़ेगा ना। अगर वो 85% आप खर्चा कर देते हो तो कोई टैक्स नहीं, और अगर आप उतना खर्चा नहीं करते हो तो बैलेंस अमाउंट पे हम आपसे टैक्स लेंगे। है ना, जरूरी नहीं बचता ना, क्यों नहीं? अरे बहुत बचता। मान लो तिरुपति ट्रस्ट, चलो बात करना तो बड़ी करते ना, कितने की रिसिप्ट होंगी, क्या लगता है? इंडिया के जीडीपी से ज्यादा उनकी रिसिप्ट है। ठीक है, मान लो उनकी 1 लाख करोड़ की रिसिप्ट है, मान लो, मानने में क्या जाता है, 1 लाख करोड़ रुपए की उनकी रिसिप्ट, ज्यादा ही है लेकिन मैं कम बता रहा हूं, सही में ज्यादा है। अब ये इनको बहुत सारे चैरिटेबल काम करने हैं, इनके नाम की स्कूल्स चल रही है, ये सच है सब, हाँ स्कूल्स चल रही है, इनके नाम का हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स, अब ये सब चैरिटेबल काम कर रहे हैं कि नहीं कर, पैसे थोड़े ले रहे, स्कूल चला रहे फ्री में, हॉस्पिटल चला रहे, अच्छा काम कर रहे हैं। इनके नाम का ये भी है, अन्न प्रसादम नाम से खाना खिलाते सबको, रोज हजारों लाखों लोग फ्री खाना खाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लेते हैं। जो भी वहाँ दर्शन करने आता, तो कोई गया है क्या तिरुपति वगैरह, तो वहाँ वो अन्न प्रसादम में फ्री खाना मिलता, वहाँ रहना फ्री, वहाँ की बसेस फ्री, जितना है सब वहाँ फ्री में काम चला रहे, सही में चला रहे। ओ माय गॉड का कंसेप्ट पकड़ के मत बैठ जाना यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ये सब फ्री में सही में चल रहा है। और अगर ये मंदिर बंद हो जाएगा ना तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये समझ लेना बात। ओ माय गॉड ने सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखाया, दूसरा नहीं दिखाया। उसने बोला ये जो बाल वहां पे देते हैं तो उसका बिजनेस होता है। अरे भैया अगर बिजनेस हो रहा है, वो बाल कोई काम के है क्या? वह आपने कटवा दिया, अब उसको क्या करेंगे? तो कोई पैसे में लेने को तैयार है तो क्या तकलीफ है बेचने में? आपको जबरदस्ती की क्या तुम बाल कटाओ? किसी के साथ जबरदस्ती की क्या? नहीं कि खुद ही आके तुम मुंडन करके जा रहे, तो वो क्या करेगा भैया? तुम दे रहे अपने बाल, वो ले रहे और उसकी विक बनती है, तो वो पैसे से चैरिटेबल स्कूल वगैरह चलते, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मंदिर रहेगा ना तो बाजू में भिखारी जो बैठा रहेगा उसको पैसा मिलेगा। मंदिर में कितना सब कुछ, मंदिर हो मस्जिद हो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होता है कि नहीं होता है वहां पे, तो प्रसाद मिलता है कि नहीं सबको? मंदिर वाले ये करते वो करते। अरे किसको बोला डोनेशन डालने के लिए? बोला क्या भगवान ने आके कि डाल भैया मेरी दान पेटी में? कभी बोला भगवान ने? नहीं बोला। तो फिर तुम सोचते हो कि डालने से मेरे को पुण्य मिलेगा, ये तुमने सोचा। भगवान ने बोला था क्या डालने के लिए? अच्छा, वो पैसे से काम कितना अच्छा होता है वो तो देखो। हाँ कुछ गलत काम भी होते हैं, लेकिन सब देखो कुछ लोग गलत काम करते हैं, लेकिन क्या सब पूरी कौम को आप बदनाम करोगे क्या? कुछ मुस्लिम्स आतंकवादी है तो क्या पूरे मुस्लिम्स बेकार है के बेचारे? ऐसा तो है नहीं ना, अब्दुल कलाम भी हुए हैं उनके इसमें। फिर ऐसा नहीं होता। यू शुड टेक केयर ऑफ दैट, यू शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड बैड। सब अच्छा है और सब बेकार भी है, दोनों चीजें। ठीक है, जाने दो। हाँ तो दान पेटी में मिलता है ना। गिनते क्यों नहीं? हर साल गिनते ना वो लोग दान पेटी, पूरी वो दान पेटी खोलते गिनते ना भैया।
बताएंगे वो लोग इनकम टैक्स वालों को हमको इतना मिला, तो ये लूप होल अगेन, पता कैसे चलेगा, उसने जो बताया मानना पड़ेगा। भैया आके देख ले, तेरे को विश्वास नहीं तो हम क्या करें, आके देख ले। दान दान, अब ये सब खर्चे, इस मान लो 1 लाख करोड़ आए ना, तो 85,000 करोड़ आपको ये सब पे खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें बचने का और एक रास्ता है, सेक्शन 12 है। 85% नहीं खर्चा किया तो 4 साल की मोहलत देती है गवर्नमेंट, 4 साल की मोहलत। अभी नहीं किया खर्चा, चल बात अगले साल कर लेना, नहीं किया अगले साल कर लेना, नहीं किया अगले साल कर लेना, नहीं किया अगले साल कर लेना, कमिश्नर की परमिशन से, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 4 साल तक नहीं किया तो चलेगा, और 5वें साल नहीं किया तो पूरा टैक्स एक साथ ले लेंगे, उसमें फिर बचने का कोई रास्ता तो लेते ना, तो मंदिर के पास पैसे की कमी थोड़ी है, देते ना एक साथ। पैसे आए, देखो बेटा गवर्नमेंट पैसे आ रहे ना, उसी में से हिस्सा मांग रही है, नहीं आया अदृश्य पैसे से हिस्सा नहीं मांग रही गवर्नमेंट। पैसा आया तो हमको दो, नहीं आया तो हम थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, लॉस हुआ तो हमने मांगा था आपसे, उल्टा अगले साल सेट ऑफ भी दिया ना आपको। फिर इतनी दयालु है हमारी गवर्नमेंट, कुछ तो देखो। इनकम होंगी तो टैक्स होगा, इनकम ही नहीं तो टैक्स नहीं, तू है तो पूरी कायनात, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बता दिया। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये बड़ी, दोनों ऐसे तो सेम ही चीज है, लेकिन इनमें एक बहुत गहरा फर्क है। अगर आप बताओ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं बताता हूं। है किसी का दिमाग चल रहा है? सिर्फ नाम को देखते रहो, हिंट दे सकता हूं बस एक। अच्छा, ओनली नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बींग्स का अगर एसोसिएशन बन रहा है तो उसे कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और अगर एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पर्संस यानी सातों चीज आ गई, कौन सी? इंडिविजुअल। दो एचयूएफ मिलके काम कर सकते हैं, हाँ, तो क्या हो गया? एओपी। एक इंडिविजुअल एक एचयूएफ मिलके काम कर सकता है, हाँ, एओपी। लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल अगर मिलके काम कर रहे हैं तो उसको कहां टैक्स ट्रीटमेंट जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट एक ही जैसा होता है, इसका भी। और तो अलग क्यों किया? कर दिया, उनकी मर्जी। कोई होशियारी बताते ना लोग, मतलब पहले क्या, पहले एक ही होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फिर किसने क्या दिमाग लगाएगा, चल ठीक है पर्सन लिखा है ना, इंडिविजुअल कहाँ लिखा है, तो हम इंडिविजुअल का एसोसिएशन बनाएंगे सर। ठीक है बनाओ, इसमें घुसाएंगे फिर तुम्हारे को हम। समझ रहे नहीं समझ रहे, सब सोच के डाला हुआ, बहुत होशियार है हमारे इनकम टैक्स बनाने वाले। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, अब ये सब ट्रस्टी वगैरह रहते हैं, ये सब हमारे काम के पार्ट नहीं है बेसिकली, हमको टैक्स से मतलब है। ये क्या होता है ये आप पढ़ सकते हो आपके नॉलेज के लिए, समझाने जैसा इसके अंदर नथिंग, ज़्यादा समझाने जैसा नहीं है। ठीक है, हाँ। अब अभी तक इनकम 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 मतलब क्या, इनकम की एक 2 पेज की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में। ये डेफिनेशन आज पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको इनकम क्या है वो ही नहीं पता। मतलब ना सैलरी पता है, ना हाउस प्रॉपर्टी पता है, ना पीजीबीपी पता है, ना कैपिटल गेन पता है, ना आपको वॉलंटियर रिटायरमेंट, कुछ 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 नहीं पता आपको। अभी कहाँ 5 वर्ड शुरू कहाँ हुआ है, ना अदर सोर्सेस पता है, समझ रहे? अब इसके अंदर भी अलाउंस रहता, परक्विजिट रहता, प्रॉफिट, ये क्या डेप्रिसिएशन, कितनी कितनी सारी चीजें रहती है। डू यू नो एनीथिंग? नो, यू डोंट नो। चार्जिंग सेक्शन है अभी तो सबके, सेक्शन 15, सेक्शन 22, सेक्शन, उसके बाद कौन सा आता है 28, उसके बाद आता 45, उसके बाद आता 55। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। अरे बेसिस ऑफ चार्ज, तो आपको पूछ रहा हूं लास्ट, पता है बेसिस ऑफ चार्ज? भूल गए क्या? इनकम टैक्स तो अच्छा था बोल रहे थे आप, बेसिस ऑफ चार्ज बेटा, उसके बिना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अरे भैया आपको ट्रेन में जाना है तो वो ट्रेन कहाँ जा रही है पहले ये देखना पड़ेगा, कि पहले घुसोगे और बाद में सोचोगे कहाँ जा रही है? पहले देखेंगे ना। हाँ देखो, अरे इनके साथ तो हुआ है, पहले अपन घुसेंगे ट्रेन के अंदर, पहले देख लेंगे अच्छा यहाँ नागौर जा रही है क्या, तो आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही ये सैलरी हेड के लिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए, मैंने बताया था 5 हेड होते हैं फ्रेंड्स, पीजीबीपी के लिए, कैपिटल गेन्स के लिए, और अदर जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्सेस। ये हेड में इनकम चार्जेबल टू टैक्स होंगी कि नहीं होंगी, उसमें जाने के लिए ये है।
और इनकम क्या होती है वो ये डेफिनेशन है। तो जब तक ये पांचों हेड क्लियर नहीं होते तब तक इनकम क्लियर नहीं होती। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना बेटा, अगर ये डेफिनेशन में, इनकम की डेफिनेशन में अगर कोई रिसिप्ट बैठती है तो ही इनकम टैक्स लग सकता है, नहीं तो इनकम टैक्स नहीं लग सकता। क्योंकि इनकम है तो इनकम टैक्स है, इनकम नहीं तो टैक्स भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ आपको अभी समझेंगी फ्रेंड्स, कुछ चीज़ नहीं समझेंगी, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। ये मैं हमेशा लास्ट में पढ़ाता हूँ डेफिनेशन, जब पूरा इनकम टैक्स हो जाता है तब देखो भी, देखो ये पढ़ा था अपन ने, फिर सब बताता हूँ। ये देखो ये 9th पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा था, ये देखो ये देखो, अब देखो ये देखो प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर सेक्शन 28 अभी बताया था आपको, बेसिस ऑफ चार्ज। कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 अभी बताया था, बेसिस ऑफ चार्ज। क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी, घोड़ा रेस, ये सब मैंने बताया था। शर्त लगाना, जुआ खेलना, इनकम है ना भैया, तुमने पैसे कमाए ना, सब चीजें। ये देखिए लॉटरी क्या होता है, कार्ड गेम वो पत्ते खेलते हैं। अरे भूल गए क्या? तो टीवी पे खेलो, चाहे रमी खेलो, ऑनलाइन खेलो, पैसे कमाए मतलब हमको चाहिए, देख लो लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड पे खेलो, टेलीविजन में खेलो, मोबाइल में खेलो, कैसे भी खेलो, घर में खेलो, मोहल्ले में खेलो, तुमने कमाया ना, हमको भी चाहिए, सब लिख दिया है यहाँ पे। नहीं तो बोलेंगे सर हम तो घर में ही ताश खेल रहे थे ऐसे ही, वो हमको मतलब नहीं, पैसे कमाया ना तो चाहिए। सर पता कैसे चला? मतलब पहले ही बोला, पता चला तो तुम चोर, नहीं पता चला तो तुम चोर हो ही नहीं। पता कैसे चलेगा, सबसे बड़ा सवाल है ना। सब्जी वाले कितना पैसा कमा रहे हैं? सब्जी वाले ठेले पे हो चाहे कोई भी हो, कुछ कुछ सब्जी वाले ऐसे हैं जो मतलब रोज के 5-6 हज़ार रुपये कमाते हैं। 10,000 की सब्जी लाते होंगे ना कुछ बड़े सब्जी वाले, टैक्स भरते ही नहीं हो। तो क्या वेजिटेबल्स बेचना एग्रीकल्चर है? क्यों? भी तो खेती कर। सर एग्रीकल्चर वो होता है, वेजिटेबल्स उगाना वो एग्रीकल्चर है। ये जो सब्जी वाले बेच रहे हैं एग्रीकल्चर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेजिटेबल्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। वेजिटेबल खरीदा, वेजिटेबल बेचा, ये क्या है? बिजनेस है। ये क्या है? बिजनेस। दाल मिल, राइस मिल, ये क्या है? ये अनाज का खेती कर रहे गए, ये बिजनेस है। और जो किसान वो दाल उगा रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम है। समझ आए? एग्रीकल्चर इनकम मतलब अगर सीधी भाषा में बोलूँ, फार्म, जमीन तक, जमीन, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन भी है, वो खेती की जमीन पे जितनी इनकम हो जाए वो एग्रीकल्चर इनकम। उसके आगे जैसी गाड़ी चली गई, मंडी में चली गया, ये चला गया, मतलब सब्जी वगैरह जो, या दाल चावल जो भी, सब फिर वो बिजनेस में चला जाता है। खेत में जो कुछ है वो ये बेसिक बता रहा हूँ डेफिनेशन हालांकि थोड़ी और डीप में है, अभी नहीं बताता हूँ। ठीक है, ये सब फिर की मैन इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे सब कुछ। ये देखिए 23 पॉइंट की डेफिनेशन है पूरी, सब कुछ आ गया। मतलब बेसिकली इसने क्या किया आपको बताऊँ क्या? सब कुछ कवर कर डाला, इनकम में कुछ छोड़ा ही नहीं। इनकम की डेफिनेशन के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आप ये समझ लो हर तरह की इनकम को इन्होंने कवर कर डाला है। पांचों हेड में, पांचों हेड के बेसिस ऑफ चार्ज कवर कर डाले। तो 4 हेड तो हमको पता है क्या है, 5वां जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है, तो जो कोई नहीं होता उसको भी यहां डाल दिया, मतलब सब कुछ हो गया। माइनस माइनस प्लस, कोई नहीं सब कुछ। माइनस माइनस प्लस होता ना, तो कोई नहीं सब कुछ, समझे आप? ऐसा। चलिए यहां तक ठीक है, ये तो हम आगे देखेंगे। और आज आपको 1:30 बजे छुट्टी दे दूंगा मैं। इसके बाद आपकी कौन सी क्लास? लॉ की क्लास रहती है ना, कंसेप्ट ऑफ इनकम। अब ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, मैं आपको आज ये पढ़ाऊंगा। 3 चीजें इसके नहीं, हाँ ये यहाँ तक कर देते हैं आज। इंडिया की डेफिनेशन पे कल आएंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं आज, जिफ्ट तक। कंसेप्ट ऑफ इनकम, इनकम क्या होता है, उसका एक कंसेप्ट, इनकम क्या होता है वो तो अभी पढ़ चुके हम लोग। एक कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट ये है, अब ये कभी भी एग्जाम में नहीं आता, ये बात गांठ बांध दो। क्यों सर? अरे क्यों यानी नहीं आता? कोई भी आपको ये डेफिनेशंस लिखने के लिए एग्जाम में नहीं बोलेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट समझने के पहले ये कंसेप्ट्स का समझना बहुत ज़रूरी है, आपको आगे काम आएगा। आगे यानी आगे जितना भी इनकम टैक्स एक्ट हम चलाएंगे उसके अंदर ये सब काम आने वाला। एक है रेगुलर रिसिप्ट, एक है कैजुअल रिसिप्ट। याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। रेगुलर रिसिप्ट यानी, अब चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं आज ऐसे ही रास्ते से जा रहा था, मैंने अचानक लॉटरी की टिकट खरीद ली और मुझे लॉटरी लग गई। ये रेगुलर है कि कैजुअल है? पक्का?
मैं लॉटरी बेचने का मेरा धंधा ही है। मैं वो दुकानदार हूं जो लॉटरी बेचता हूं रोज और खुद भी खरीद लेता हूं एकदम, भाई बच गई तो खरीद लिया, बेरली क्या है वो, बची तो जो मैंने रखा वो कैजुअल, और जो मैं रोज बेच के लॉटरी बेच के पैसे कमा रहा वो रेगुलर। बहुत अच्छा। मैं शेयर्स का बिजनेस करता हूं, मेरा यही दिन भर यही धंधा है, शेयर खरीदना बेचना खरीदना बेचना। मैं क्या हूं फिर? रेगुलर। आज अचानक ऐसे ही जाते जाते टाटा कैपिटल के शेयर्स खरीद लिए, कल शेयर का भाव डबल हो गया, पैसे कमा लिए। कैजुअल। समझ रहे नहीं समझ रहे? फर्क समझ रहे क्या? अचानक घोड़े रेस में आज पैसा लगा दिया, और मेरा धंधा ये रोज ही मैं जाता रेस में पैसा लगाने। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये है कैजुअल। कभी कभी होती है अनएक्सपेक्टेड। वर्ड अच्छा है, क्या है? अनएक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, बस वो देखते रहता लग जाएंगी वैसी वाली बात है। अनएक्सपेक्टेड। और जो डेफिनेट है वो रेगुलर है। रोज मैं जाता, यहां आता, पढ़ाता, मेरी डेफिनेट इनकम, डेफिनेट सोर्स है, मतलब वो क्या रेगुलर है। तो ये क्या हुई? कैजुअल। समझ में आया क्या? ये बताओ। बोलो हाँ, बोलो ना बोलो। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है फ्रेंड्स, रेगुलर वर्सेस कैपिटल। अगेन रेगुलर यानी रेवेन्यू रिसिप्ट जो रहती है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो नॉर्मली देखिए इनकम को रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ इनकम को कैपिटल रिसिप्ट भी कहा जाता है। जैसे आपकी जमीन थी, आपने जमीन बेच दिया, शेयर थे, शेयर बेच दिया, सोना था, सोना बेच दिया, तो ये रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये आपने आपके एसेट्स बेचा। कम ऑन, एसेट बेचा। और आपकी सोने की दुकान ही है, ज्वेलर, तो जो आप सोना बेचते हो वो आपके एसेट है कि स्टॉक इन ट्रेड है? वो बेचेंगे तो क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ आया कि नहीं पता नहीं मेरे को। आपके घर का आपने अपना खुद का सोना, मेरे पास तो नहीं है, निकाल के बेचा। मेरा प्रोफेशन क्या है? ये कुछ टीचिंग, तो क्या हुआ? वो कैपिटल रिसिप्ट। सोना निकाल के बेचा, पैसे मिलेंगे ना, रिसिप्ट, सोना फुकट थोड़ी पैसे देते ना, तो कैपिटल रिसिप्ट। और आपका धंधा ही है, ज्वेलरी शॉप है, दिन भर सोना ही तो बेचता हूं मैं, और क्या करता हूं। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे। नेट रिसिप्ट वर्सेस ग्रॉस रिसिप्ट ये नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे नेट ग्रॉस समझता क्या? 1 लाख रुपए मिले ग्रॉस, लेकिन वो 1 लाख कमाने के लिए मेरे को 10,000 खर्चा भी हुआ। नेट सही समझे? तो नेट कितना हुआ? 90,000। अरे हाँ की ना? तो गवर्नमेंट क्या लगता है टैक्स कितने पे लेंगी? 1 लाख पे कि 90,000 पे? काय को? अरे यार खर्चा किया ना। अभी यहाँ मैंने 1 लाख रुपए, समझ लो आप लोगों के कारण मेरे को 1 लाख रुपए फीस मिली थोड़ी देर के लिए, समझ लो मेरे को मेरा हिस्सा मिला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मैं रोज आया, 15,000 रुपए का पेट्रोल जला मेरा, तो ये 1 लाख कमाने के लिए मुझे 15,000 खर्चा करना नहीं पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे ये खरीदना पड़ा, ये खरीदना पड़ा, ये और ये तो खरीदना पड़ा, नहीं खरीदना पड़ा। 1 लाख रुपए लग गए ना खरीदने के चक्कर में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन होता है नहीं? डेप्रिसिएशन तो कुछ खर्चा हुआ ना यार ये कमाने के लिए, तो माइनस करने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दिल क्या बोलता? देना चाहिए। दिमाग भी वही बोल रहा है, देना चाहिए। यस, वो उसको कहते हैं डिडक्शंस। क्या कहते हैं? डिडक्शंस। आगे पढ़ेंगे, आएंगे, हर जगह डिडक्शंस है। नेट रिसिप्ट्स वर्सेस ग्रॉस रिसिप्ट्स। ठीक है, नेट ग्रॉस आपको समझ में आया? अच्छा, ड्यू रिसिप्ट बेसिस मैं नहीं बताऊंगा, अकाउंट्स में पढ़ते ना। अरे ड्यू क्या होता है? हर महीने सैलरी ड्यू हो जाती है, लेकिन 6 महीने बाद दिया सैलरी, तो उसको क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। अब ये ड्यू रिसिप्ट आपकी अकाउंटिंग का सिस्टम है। इफ यू फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दैट मीन्स यू आर अकाउंटिंग द ट्रांजेक्शन ऑन द रिसिप्ट बेसिस। इफ यू फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ड्यू बेसिस। अरे अकाउंट्स है, बचपन का अकाउंट्स, वही लिखा है यहाँ पे। तो इनकम टैक्स में कैसा होगा ये बताओ? बस ये सब कंसेप्ट समझा रहा हूं। इनकम कैसे टैक्स, जैसे सैलरी, हर हेड में अलग अलग लिखा हुआ है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मान लो मार्च की सैलरी, हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता। अरे हाँ की ना? वो मार्च की सैलरी एम्प्लॉयर ने हमको 5 अप्रैल को दी, रिसिप्ट कब हुआ? अगले फाइनेंशियल ईयर में। ईयर ही बदल गया, लेकिन ड्यू कब हो गया था? 31 मार्च को। जैसे ही मैं 5 बजे मेरा ऑफिस से काम करके चला गया, सैलरी ड्यू हो गई।
तो अब मैं 11 महीने की सैलरी दिखाऊं और उधर 13 महीने की दिखाऊं, ऐसा करूं कि 12-12 करूं? 12-12 टैक्स सैलरी बेसिक सैलरी के हेड में ही लिखा हुआ है, चार्जेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर क्या हुआ? ड्यू 31 तारीख को हो गया। अब मान लो उस एम्प्लॉयर ने मेरे को मार्च की सैलरी 31 मार्च को ही दे दी और अप्रैल की सैलरी भी उसने 31 मार्च को दे दी। इस साल 13 महीने की सैलरी दिखानी पड़ेगी। अगेन ड्यू कब होती थी? अप्रैल। रिसिप्ट कब हुई? मार्च। ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। समझे क्या? क्या समझे? ठीक, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये ठीक है। कुछ ऐसी चीजें रहती है जो रिसिप्ट के बेसिस पे ही टैक्स देना, मिला तो देना भैया, नहीं तो मत देना, जाने दो। यानी कोई मरे हुए को नहीं मारेंगे इनकम टैक्स वाले, मिला तो देना। अब इस पे क्या एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है गवर्नमेंट जब चाहे आपकी जमीन खरीद सकती है। जब चाहे मेरी इच्छा होगी कल जाके मेरे को जमीन खरीदनी है तो गवर्नमेंट आपको देना पड़ेगा, उसके बदले आपको कंपेंसेशन मिलता है। कंपेंसेशन समझ रहे नहीं समझ रहे? कंपेंसेशन भी आप पैसे देंगे ना, आपको जमीन फुकट थोड़ी मांग रहे हम। तो कंपेंसेशन आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपए दिया, आप बोले नहीं 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 ये तो बहुत कम है, हमको 2 करोड़ चाहिए। तो जाओ कोर्ट में, और आप गए कोर्ट में, आप सच्ची में गए, 10 साल आपने केस लड़ा और फाइनली आपकी जीत हुई। तो उस समय तो 1 करोड़ आपको दे दिए थे गवर्नमेंट ने, तब तो आप टैक्स दे चुके थे जो भी प्रॉफिट आ रहा था जमीन बेच के। अब ये 1 करोड़ पे उस जिस दिन आपने केस डाला उसी दिन इनकम टैक्स वाला आके खड़ा हो जाएगा कि ला भैया तूने केस डाला तो जितने ही चाला पैसे दे दे, अभी टैक्स दे दे। उसी दिन मांगेंगे? नहीं। कब मांगेंगे? अब आप बोलोगे ना अरे मिलेगा जब दूंगा ना भैया, अभी कैसे दूं? रिसिप्ट बेसिस या इंटरेस्ट या कंपेंसेशन, जो एनहांस कंपेंसेशन बढ़ा के मिला। नहीं समझे? नहीं समझे? क्या नहीं समझे? एनहांस कंपेंसेशन मतलब 1 करोड़ तब दिया था, अभी कितना दिया और बढ़ा के? 1 और बढ़ा के, तो उसको बोलते हैं एनहांस्ड कंपेंसेशन। टोटल कंपेंसेशन कितना हुआ? 2। पहले मिला था 1, बढ़ा के कितना मिला? 1। अरे 1 बढ़ाया ना, बढ़ा के एनहांस। अरे 1 करोड़ पे तो पहले ही टैक्स दे चुके थे मेरे लाला। 1 करोड़ पे तो 10 साल पहले मैंने टैक्स दे दिया था ना। अभी बढ़ा के और कितना दिया? गवर्नमेंट फिर से 2 देंगी क्या आपको? 1 ही देगी ना। अरे भैया कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला इस जमीन की सही कीमत 2 करोड़ थी। अब 1 तो आपको तभी दे दिए थे ना, आपने गवर्नमेंट को तभी टैक्स दे दिया था ना रिसीव बेसिस के हिसाब से। अब एनहांस कंपनसेशन आज 10 साल बाद मिल रहा है, कितना? अब गवर्नमेंट 1 ही देंगी ना। पागल है कि गवर्नमेंट फिर से 2 देंगी? नहीं, 1 ही देंगी। साथ में इंटरेस्ट वगैरह अगर कुछ मिलता है तो दे देंगी, वो कोर्ट के ऊपर है। तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ देना। तो लेकिन कब देना पड़ेगा? मिलेगा तो दूंगा, नहीं मिलेगा तो काय को दूंगा। नहीं समझे अभी तक? समझ गए, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक 3 चीज और। अरे सुनो ना, ओ बेटा क्या हो गया? उसको भी उतनी अकल है जितनी आपको है, मेरे से पूछो। कैपिटल गेन में आएगा ये सब। अरे ये सब चीजें पढ़ने वाले आगे के चैप्टर में डिटेल में। ये अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा, देख बेटा ये सीन भी है, देख बेटा डांस सीन भी है, देख बेटा आइटम सॉन्ग भी है, सब दिखा रहा हूं। कहाँ कब डांस करना है वो पूरा डांस बाद में बताऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं कहना है। ठीक है, ड्यू रिसिप्ट हो गया। अब आपने सुना होगा कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। एक चीज होती है, अकाउंट्स में होती है, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं, चलिए मैं बताता हूं। ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर है तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। और नॉर्मल नहीं है तो कैपिटल। चलिए आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। बैंक करेंसी एक्सचेंज करती है, उनका रोज का धंधा है करेंसी एक्सचेंज करना। बैंक करेंसी एक्सचेंज करके देते ना, मनी एक्सचेंज सर्विस देते हैं बैंक वाले, उनका रोज का धंधा है। उनके लिए वो क्या, उसमें अगर उन्होंने पैसा कमाया तो वो क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट। बैंक ने अचानक अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी बेचा, कैपिटल। रोज करते क्या, प्रॉपर्टी बेचने का धंधा थोड़ी है, कैपिटल रिसिप्ट। ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ये मैंने यहाँ छाप के इसीलिए दिया है कि आप डिटेल में, मतलब कहीं भूल जाओ तो आप समझ सकते हो ये पढ़ के। बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। जो एग्जांपल दे रहा हूँ सब यहाँ लिखा हुआ है। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अगेन आप रोज शेयर का धंधा ही करते हो, खरीदना बेचना खरीदना बेचना, मेरा यही काम है, तो क्या हुआ आपके लिए? रेवेन्यू। और आप कभी कभी कर लेते तो वो क्या हुआ? कैपिटल रिसिप्ट। मतलब यहां पे एक सवाल ये उठता है, शेयर्स खरीदना बेचना
शेयर को हो सकता है आप स्टॉक इन ट्रेड जैसे रखो, हो सकता है आप उसको कैपिटल एसेट जैसे रखो। सेक्शन 45 पुराने बच्चों, सेक्शन 45 बेसिस ऑफ चार्ज, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड एज कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, आर्कियोलॉजिकल क्रिएशन, पेंटिंग, गोल्ड, स्क्रिप्चर, आर्ट। भूल गए क्या अभिलाषा? सर पता नहीं सर कब पढ़ा था। अरे क्या ये ऐसा कुछ था सुना? सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन कैपिटल एसेट है क्या? चांदी के जाने दो, रोज आना पड़ेगा। ओ पलक, रोज आना पड़ेगा, वो वीडियो रहने दो, रोज आओ, फायदे में रहूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं कई बार उड़ जाता हूँ ना, तो मैं ये स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, मैं फिर दिखता नहीं हूँ, ठीक है? गायब हो जाता मिस्टर इंडिया। जान दो, उनको नहीं पता तो आपको कहाँ से पता रहेगा अभी? कैपिटल एसेट, सोने के बर्तन कैपिटल एसेट है, चांदी के बर्तन कैपिटल एसेट नहीं है। अरे चांदी के बर्तन में खाना खाने का रिवाज है अपने यहाँ पे, मतलब रहता है किसी किसी घर में, चांदी में ग्लास में पानी पीते हैं, सोने ग्लास में पानी पीते क्या? नहीं, आजकल नहीं पीते, फालतू बात नहीं करना, आजकल नहीं पीते, ठीक है? गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया, रूल ही बना दिया कि देखो भैया चांदी के बर्तन ठीक है हम नहीं मानते, लेकिन सोने का अगर बर्तन है बेटा वो कैपिटल एसेट है तेरा, बात खत्म, सीधी बात। तो अगर मैं शेयर्स अगर मेरा धंधा ही है स्टॉक इन ट्रेड, तो ये जाएगा पीजीबीपी में, कैपिटल गेन नहीं लगता, फिर पीजीबीपी में चला जाता, यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। शेयर्स खरीदना बेचना मेरा बिजनेस है, और अगर मेरा बिजनेस नहीं, कभी काल खरीद लिया 10-15 दिन में एक आध बार, बिजनेस तो मेरा ये है, तो इसे कहते हैं कैपिटल एसेट। और इसको खरीदने बेचने पे होगा कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। और इसके अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रहता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, सॉरी, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसके लिए अलग कानून है, 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 इसके लिए अलग कानून है। पढ़ाएंगे हम आपको, पढ़ाएंगे, चिंता क्यों करते, हम बैठे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है, दिन भर यही काम करते हैं, साल में ऐसा 100-150 बार कर लेते हैं, तो फिर स्टॉक इन ट्रेड। मॉर्निंग में खरीद के शाम को बेचना, ये बात नहीं तय कर सकता कि ये इधर डालना कि इधर डालना। फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। रोज सुबह खरीदा रोज शाम को बेचना, रोज सुबह खरीदा रोज शाम को बेच, तो भैया फिर तेरा धंधा है। और तू आज खरीदा शाम को बेच दिया, फिर 1 महीने बाद खरीदा शाम को बेच दिया, तो फिर कैपिटल एसेट है। ये डिपेंड करता है। जनरली लोग मरते हैं कि कैपिटल एसेट, कैपिटल इसमें डेफिनेशन में ही आए, क्योंकि इसमें अगर आ गया ना तो टैक्सेशन पूरा लग जाता है। और इसमें कैपिटल जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इस पे कैपिटल गेन में काफ़ी बेनिफिट है, टैक्सेशन रेट थोड़ा कम है, लेकिन उसके लिए साबित करना पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ था, चलो अब बात निकली तो दूर तक जाएंगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नाम सुना होगा आपने, वो हमारे कैपिटल मार्केट में जम के पैसा लगाते हैं। अब वो दिन भर यही काम करते हैं, सुबह खरीदा शाम को बेचा, सुबह खरीदा शाम को बेचा, खरीदते जा, रोज खरीदते रोज बेचते, सैकड़ों बार खरीदते बेचते। तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला बेटा हम तो इसको स्टॉक इन ट्रेड में डालेंगे, तुम तो दिन भर रात के वही काम कर रहे हैं। वो बोले नहीं 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 नहीं, हम तो कैपिटल गेन है, हम तो हमारा दूसरा धंधा है हमारे देश में, हम तो यहाँ सिर्फ ऐसे ही करने आ रहे हैं ये काम। वो दूसरे देश में कुछ भी धंधा हो मेरे को नहीं पता, मैं तो इसको यहाँ डालूंगा कि तो हमारे देश में तो यही काम कर रहा। तो FII नाराज होगा, क्योंकि पहले क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता था। 1038 के अंदर उसको अभी थोड़ा लगता है, 1038 सेक्शन था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 38, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 1 साल से ज्यादा अगर आपने शेयर रखा और उसके बाद उसको बेचा तो 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, भले ही आप 100 करोड़ क्यों ना कमाओ। तो FII को बड़ा मजा आता था, फिर पूरा कमा के ले जाते थे, टैक्स भी नहीं लगता था। और असेसिंग ऑफिसर का दिमाग खराब होता था, सारा देखो इतना पैसा कमा रहा और 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहा। तो नहीं, मैं तो स्टॉक इन ट्रेड, समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा, समझ लो और समझ लो, जारी क्या, हाँ समझ लो अच्छे से। आप असेसी हो, मैं असेसिंग ऑफिसर हूं। आपने 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया साल भर में शेयर का काम करके, रोज सुबह शाम वही काम, रोज सुबह शाम वही काम कर रहे थे आप, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका। हाँ, तो थोड़ा पुराने लॉ पे आ रहा हूं। पुराने लॉ में मतलब 2-3 साल पहले वाले लॉ के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट था, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो FII क्या बोलता है, क्या बोलेगा,
आप FII हो तो भैया मेरी इनकम मेरा कैपिटल एसेट था शेयर, ऐसा आप वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मेरा कैपिटल एसेट था तो मैं इसको कैपिटल गेन में डालूंगा, वो भी लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, कोई टैक्स नहीं दूंगा, 100 करोड़ पूरे लेके जा रहा हूँ। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा? नहीं नहीं देख भाई ऐसा नहीं होता, तू रोज कर रहा था ना सुबह शाम काम, हाँ सुबह उठ रहा शाम को, सुबह शाम दिन भर सैकड़ों ट्रांजेक्शन तूने किए, तब जाके 100 करोड़ कमाए, तो मैं तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानूंगा और मैं PGBP में डालूंगा, और PGBP में डालेंगे तो क्या होगा? पूरा टैक्स लगेगा। तो FII लोग चिढ़ गए, भैया ये तो गलत है, सीधा गवर्नमेंट को बोला या तो लॉ बदलो नहीं तो हम चले। अब कैपिटल मार्केट पूरा FII के ऊपर डिपेंड है, FII है तो अपना मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, नहीं तो नहीं जाता। FII समझता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बिग अमाउंट अपने कैपिटल मार्केट में लगाते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा कि अगर कोई इंसान FII है और उसको कैपिटल मार्केट हमारे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदने बेचने पे कोई इनकम होती है तो उसको कंपल्सरीली यही डालना। अब असेसिंग ऑफिसर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्पेसिफिक ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल। जनरल रूल क्या है कि भैया रोज अगर काम करता है तो यहां डाल दो और कभी कभी करता है तो यहां डाल दो, लेकिन FII के लिए मैंने स्पेसिफिक बात बोली है। क्या बोला है? यहीं पे ही डालना है। तो क्या मानना पड़ेगा, जनरल रूल की स्पेसिफिक रूल? स्पेसिफिक रूल। समझ आई बात? अरे आगे आएगा बेटा, अभी बता रहा हूं, बात निकली तो अपनी दूर तक जाती है, आपको तो पता है मेरा नेचर। हाँ ठीक है चलिए, ये तो हो गया, और क्या करेंगे अभी हम आजम? ये तो हो गया, ठीक है, शेयर्स के बारे में। शेयर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। कैन अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन इट कंस्टिट्यूट बिजनेस? बताइए, क्या रोज ही परचेज करना जरूरी कि एक ट्रांजेक्शन भी किया तो बिजनेस मान सकते? मान सकते, यस। नहीं मियां मेरा बिजनेस है, मेरे को साल भर में एक ही ट्रांजेक्शन करना है, मेरी मर्जी, एक साथ में 100 करोड़ का लॉट खरीदूंगा और एक साथ में 200 करोड़ में बेच दूंगा। कर सकता मैं एक ट्रांजेक्शन? यस यू कैन, इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन कंस्टिट्यूट बिजनेस। समझे नहीं समझे? इट कैन कंस्टिट्यूट बिजनेस, ठीक है। इसके बाद लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये क्या होता है पता है आपको? लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में पता है क्या? नहीं पता? डैमेजेस पता है क्या? अरे पढ़े होंगे ना यार, लॉ में डैमेजेस, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसने टाइम पे नहीं किया तो डैमेजेस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो भी था ना। तो वो बिजनेस के अगर होंगे तो वो बिजनेस में जाए। अरे मान लीजिए मैंने आपको वादा किया, आपको वो दूंगा, क्या बोलते, गुड्स टाइम पे दूंगा, फिर वादा पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी कर दिया, तो वो डैमेजेस क्लेम करते अपन। वो डैमेजेस आपको बिजनेस के मिले ना, गुड्स के, तो वो आपके बिजनेस इनकम में, इनकम तो हुई ना। वो डैमेजेस भी मिले तो गवर्नमेंट छोड़ेंगे नहीं, बोला टैक्स लेंगे आपसे। हाँ तुमको मिला तो हमको भी चाहिए, उसको इनकम मानते, इनकम की डेफिनेशन में है डैमेजेस, ठीक है। अब ये लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी अगर आपके बिजनेस से कनेक्टेड है कि नहीं। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल बेस्ट, हाँ चलो, डॉक्टर्स लोगों के पास स्कैन मशीन रहती है, MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, ठीक है। अब वो मशीन आनी थी 1 अप्रैल को। वो मशीन मेरा स्टॉक इन ट्रेड है कि कैपिटल एसेट है डॉक्टर का? भैया वो रोज खरीदता बेचता थोड़ी है मशीन, आज खरीदा बेचा, नहीं, मशीन खरीदता बेचता नहीं है, मशीन को रखता है फिर यूज करता है। ये आईपैड मेरा क्या है? कैपिटल एसेट है, स्टॉक में इसको खरीदता बेचता थोड़ी हूं। अब वो डॉक्टर के पास मशीन आनी थी 1 अप्रैल को, समझना बात। वो मशीन आई 30 अप्रैल को, कितना दिन लेट हुआ? 1 महीना लेट हुआ, 30 दिन लेट हुआ, ठीक है। अगर वो 1 तारीख को बराबर आ जाती तो डॉक्टर रोज स्कैन निकालता 300 दिन, तो पैसे कमाता कि नहीं कमाता? उसने बोला भैया तूने 1 महीना लेट किया ना, मुझे डैमेजेस दे। लेकिन ये जो डैमेजेस मिले ये स्टॉक इन ट्रेड के डैमेजेस नहीं है, ये किस पे मिले हैं? कैपिटल एसेट पे। तो उसको कहां डालूं? लिक्विडेटेड डैमेजेस, बोलो जल्दी बोलो, कम ऑन। उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलो कि कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। समझ रहे नहीं समझ रहे? और मान लीजिए मैं मशीन बेचने वाला आदमी हूं, मेरा धंधा ही मशीन बेचने का है, हमारा है। वो मशीन लेट आई, मेरे 2 डॉक्टर क्लाइंट चले गए, सामने उन्होंने नुकसान दे रहा है, तो वो मैं काय में डालूंगा?
डैमेजेस, वो रेवेन्यू, क्योंकि मैं जिस गुड्स के लिए मैं डैमेजेस वसूल रहा हूं वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है कि कैपिटल एसेट है। डॉक्टर के लिए वो मशीन थी कैपिटल एसेट, तो वो रिसिप्ट कौन सी हुई, कैपिटल रिसिप्ट। और वो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं मशीन बेचने वाला ही हूं, तो मेरे लिए वो क्या हुआ, स्टॉक इन ट्रेड, तो वो क्या हुआ फिर, रेवेन्यू रिसिप्ट। कम ऑन, सिंपल। नहीं समझे, क्या समझे, समझे नहीं समझे, पूछना पड़ता भैया। कंपेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, क्या लगता है आपको? आपका बिजनेस है, चलो बताते हैं, बिजनेस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की एजेंसी है आपके पास, हिंदुस्तान यूनिलीवर के रोज गुड्स आते हैं, बेचते हो, अचानक किसी दिन उनकी सटकती है और आपको निकाल देते एजेंसी से, जाओ आज से आपको एजेंसी नहीं देना है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा, तुम एकदम से बता रहे, मेरे पास गुड्स पड़े, ये सब पड़े तुम्हारे, वो तो हम आपको कंपेंसेशन देंगे, ज़्यादा आवाज़ मत करो, आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो वो हमको हिंदुस्तान यूनिलीवर 5 लाख कंपेंसेशन देता है, ठीक है। ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? कैसे कैपिटल? हाँ, वन टाइम मिली, तो इसका मतलब वो धंधे, लेकिन थी तो बिजनेस की ना, सही है, कैपिटल है, लेकिन स्पेसिफिकली इसको टैक्स कहाँ करना है, बिजनेस में। बोला आपने, सही है, लेकिन इट इज कैपिटल, लेकिन स्पेसिफिक ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल। जनरली तो कैपिटल है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट बोलती इसको तू कहाँ डालेगा, बिजनेस के अंदर। गवर्नमेंट ने बोल दिया तो मानना पड़ेगा। When SSC receives compensation or termination of agency business, the only source of his income, the receipt is capital, but taxable under section 28(2) clause C। मैंने अभी बताया था, PGBP के अंदर आ गया, मैं लिखा था ना, याद है क्या, सेक्शन 20D, देखो ये देखो, सबूत है मेरे पास, PGBP बेसिस ऑफ चार्ज। ट्रेन में घुसने के पहले देख रहे कौन सी ट्रेन है भैया, और क्या समझा क्या, मैं क्या बड़बड़ कर रहा कि नहीं समझ रहा बच्चों। इसके बाद आखिरी है गिफ्ट। गिफ्ट क्या पकड़ेंगे बताओ, गिफ्ट रोज मिलते क्या, सीधी सी बात है। कोई अगर बोल रहा है ना गिफ्ट रोज मिलते, तो एक लगाना, साला बेवकूफ बना रहा है हमारे को। गिफ्ट का नेता है कि जो गिफ्ट रोज मिलेंगे ना, गिफ्ट रोज नहीं मिलते, गिफ्ट कैपिटल रिसिप्ट है नॉर्मली। हाँ, फरवरी महीने में क्या मिलते हैं, अभी तो मिलते तो एक ही दिन है, रोज थोड़ी मिल रहा है। गिफ्ट कंस्टिट्यूट अ कैपिटल रिसिप्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। लेकिन सुनो, कम ऑन, हाउएवर सर्टेन गिफ्ट्स आर बॉट विद इन द प्रीव्यू ऑफ इनकम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, रिसिप्ट ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन इज बॉट टू टैक्स अंडर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। ये है आपका अदर सोर्सेस, अभी नहीं बताऊंगा, अदर सोर्सेस में पढ़ेंगे सीधा, अभी कुछ समझेगा भी नहीं वो। For example, any sum of money, value of property received without consideration or inadequate consideration by person other than relative is chargeable under head income from how other sources। मतलब देखिए बेटा, गिफ्ट कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है तो कैपिटल गेन हेड में जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल स्पेसिफिक ऐसे गिफ्ट बताए हैं जिनको अदर सोर्सेस में डालना पड़ेगा। समझ आई बात, अदर सोर्सेस में डालना पड़ेगा। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है गिफ्ट। आपने मुझे गिफ्ट दिया 100 करोड़ रुपए, मैं बोलता भैया गिफ्ट मिला, कोई टैक्स नहीं दूंगा, काहे को? तो असेसिंग ऑफिसर बोला क्यों भैया, उसने क्यों दिया 100 करोड़ रुपए? वो उसकी इच्छा, उससे पूछो जाके, तो वो इसके पास जाएंगे, क्यों दिया रे भाई 100 करोड़ रुपए? मेरी मर्जी, मेरे पैसे, किसी को भी दूं, तुमको क्या करना है? अच्छा, अपने बाप को नहीं देता 100 रुपए और भिखारी को, मतलब भिखारी नहीं, सॉरी, मेरे को 100 करोड़ दे रहा हो ना, कुछ तो दाल में काला है। बिना किसी बेनिफिट के, रिटर्न बेनिफिट के कोई आज तक किसी को देता है क्या? 1 रुपया भी भिखारी को भी देते तो क्या बोलते, पुण्य मिलेगा, तो वो शक किया जाएगा, ऐसा कैसे 100 करोड़ दिया? फिर पूरा ट्रांजैक्शन, पूरी दाल ही काली है, पूरा छानबीन करेंगे और पता करेंगे रिटर्न में क्या मिला। बोगस ट्रांजैक्शन तो नहीं है कहीं, नहीं तो इधर इसने चेक दिया, इधर मैंने कैश तो वापस नहीं कर दिया उसको। मनी लॉन्ड्रिंग, मेरे पास 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी पड़ी थी, इसको व्हाइट मनी की, इसके पास व्हाइट मनी पड़ी थी, इसको ब्लैक मनी की जरूरत है, मुझे व्हाइट मनी की जरूरत है, तो एक काम कर 100 करोड़ चेक दे दे, 100 करोड़ कैश ले ले, हो गया ट्रांजैक्शन कंप्लीट। गवर्नमेंट को लग गया चूना।
तो गौरव बोला ना ना मुन्ना, ऐसा गिफ्ट तुम करोगे ना तो हम तुमको यहाँ पकड़ेंगे। उधर देखो, तुमने एक पैसा दिया, एनी सम ऑफ मनी या एनी प्रॉपर्टी, कभी लोग प्रॉपर्टी भी दे देते हैं। अब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, सिर्फ इमूवेबल नहीं आती, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज भी डाल दिया है। विदाउट कंसिडर, बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी बदले में कुछ नहीं मिला। या इनएडिक्वेट, उसने 100 करोड़ दिए और मैंने 50 ही दिए, ऐसा होता क्या भैया? 100 की चीज कोई 50 में देता है क्या? ना। तो हम भैया, लेकिन अदर देन रिलेटिव एक वर्ड, रिलेटिव्स में ये अलाउड है। अब रिलेटिव्स की एक बड़ी डेफिनेशन है 27 पॉइंट की, 27 पॉइंट की डेफिनेशन, मजाक नहीं, बहुत मजा आता है डेफिनेशन पढ़ने में। जैसे मैं हूं, मेरे रिलेटिव कौन? मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे भाई की वाइफ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा मामा, ये नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी का भाई, मेरे पापा का भाई, मेरे मम्मी के भाई की वाइफ, मेरे पापा के भाई की वाइफ, मेरी बुआ, उसमें ऐसा है, मेरे पापा की बहन, मेरे पापा की बहन का पति। समझ रहे हैं आप? ये है गिफ्ट की रिलेटिव की डेफिनेशन। एनी, उसके बाद भी एनी लीनियल असेंडेंट, एनी लीनियल डिसेंडेंट, यानी मैं, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा, मैं, मेरा बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, असेंडेंट डिसेंडेंट, चाहे मैटरनल साइड का हो चाहे पैटर्नल साइड का। बहुत लंबी डेफिनेशन रेट है, बड़ा मजा आता है। आएंगे, आपको है सिलेबस में, लेकिन अभी बहुत टाइम है बेटा, तब पढ़ाऊंगा ना, है ना। तो अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ? ट्रेलर। ये पढ़ना, ये पिक्चर में ये है, रोज 2 घंटे हम पिक्चर देखेंगे, ठीक है? समझ में आया ये? तो उसको अदर सोर्सेस में डालेंगे, ठीक है? फंक्शन 45 में लिखा है, मैं बार बार कहता हूँ, स्पेसिफिक ऑलवेज प्रीवेल्स ओवर जनरल। स्पेसिफिकली तो ऐसा, जनरली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम नहीं मानते। हमने स्पेसिफिकली बोला ना वैसा करना, तो वैसे ही करना बेटा। क्लियर? सब को 138 हो चुके हैं। कल हम हिंदुस्तान क्या होता है वो पढ़ेंगे। अब इंडिया की भी डेफिनेशन है, इंडिया की डेफिनेशन है। देखो इंडिया क्या होता है, बस अपना ही इंडिया ना मुन्ना। ये देखो इंडिया, और दिखाओ आपको क्या होता है इंडिया। रुको, जीएसटी में वैसे इंडिया की डेफिनेशन अच्छी है, मेरे पास एक डायग्राम है इंडिया क्या होता है उसका। सर वो डायग्राम हमने भी देखा है हिंदुस्तान का ना, वो डायग्राम की मैं बात नहीं कर रहा, ये जीएसटी के नोट्स है, आपको ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। कहाँ गया इंडिया? इंडिया इंडिया अभी तो निकाल के रखा था। अरे नहीं था ना, यहीं पे पढ़ाया था ना। हाँ ये है इंडिया, इंडिया है ना। ये देखो, ये आपका मुंबई, ये तो इंडिया लैंड मास तो है ही, जमीन तो है ही, साथ में 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल यानी 1.837 किलोमीटर्स। 12 नॉटिकल माइल को भी हिंदुस्तान मानेंगे, ये बेस लाइन से, ठीक है? बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल को कॉन्टेजियस जोन मानेंगे, वो भी इंडिया माना जाएगा। इसके बाद यहां से 12 से 200 नॉटिकल माइल्स तक, यानी यहां से टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मानेंगे, ये भी इंडिया है। और ये जो नीचे समुंदर का जमीन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये भी हमारा इंडिया है। और 900 नॉटिकल माइल के आगे हाई सी शुरू होती है, यानी ये ना इंडिया है ना कुछ है, ये हाई सी यानी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब यहाँ अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है हाई सीज में, तो वो इंडिया में नहीं हुआ है। समझ लेना बात, यानी हिंदुस्तान का कानून यहाँ लागू नहीं होता। हिंदुस्तान का इनकम टैक्स एक्ट कहाँ तक लागू होगा? यहाँ तक। नहीं तो आप ऐसा मत बोलना मैं तो मुंबई से समुद्र में चला गया, बस 10 किलोमीटर आगे गया, यस अब मैंने 100 करोड़ रुपए कमाए कसिनो में जाके, तो मैंने इंडिया में नहीं कमाए। ऐसा नहीं है बेटा, 200 नॉटिकल माइल तक पकड़ेंगे तुम्हारे को। और फिर आप बोलोगे चलो ये तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कॉन्टिनेंट, मैं यहाँ खड़ा ही नहीं था, मैं हवा में था तो मैंने कमाए। तो समझ लो जितना नीचे का है ना, तो जो हवा भी हिंदुस्तान की मानी जाएंगी, ये भी बात ऐसा होता है। मैंने एरोप्लेन में कैसीनो खेला, 3 पत्ती खेला, वहां जीता मैं। अरे यहाँ से मैं उड़ रहा था, यहाँ से उड़ रहा था हवा में एरोप्लेन में, और वहां मैंने ताश खेला और उसमें मैं पैसे जीत गया। तो फिर कहाँ? इंडिया तो है ही नहीं, ना जमीन है ना ऊपर, नहीं ऊपर की हवा भी हमारी है। नहीं ये रूल है सही में, ये पढ़ोगे आप जीएसटी की डेफिनेशन में, देखो ना लिखा है एयर स्पेस, कम ऑन लिखा है एयर स्पेस अबाउट इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। ये टेरिटोरियल वाटर और टेरिटरी की पूरी एयर स्पेस भी हमारी है। खैर जीएसटी में आएगा जब डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिलहाल इंडिया की डेफिनेशन वही यहाँ पे लिखी हुई है। इंडिया की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के लिए वही रहती है, अलग अलग नहीं होती। समझ आई बात?
समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे? चलिए ठीक है। अब कल से हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट, एवरेज, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कल से और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? तो आज फिलहाल हम यही रुकते हैं, ठीक है? टिल देन बाय।